सो सो हमने हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी सी एस एस, ठीक है। और अब हम फर्दर एडवांस सी एस एस के बारे में थोड़ा और समझते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर ट्रांजिशंस एनिमेशंस के बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू लेते हैं कि है कैसे और कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो राउंडेड कॉर्नर्स या बॉर्डर्स के बारे में हमने, बॉर्डर रेडियस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो इसको हम अब थोड़ा सा, अगर आप डीपली देखना चाहते हो तो खुद से रीड कर लेना। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। डिफरेंट कॉर्नर्स को आप अलग अलग अगर बॉर्डर प्रोवाइड करने हैं तो वो कैसे कर सकते हो। तो बॉर्डर रेडियस हमने ऑलरेडी देख लिया था। बॉर्डर पे अगर हमें इमेजेस डालनी है तो बॉर्डर डालती हैं इमेज तो नाम की की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, प्रॉपर्टी तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हम यहाँ पे यूआरएल डाल सकते हैं, और यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी जैसे 30 राउंड्स वगैरह मेजर कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको उसको शो करना है, ठीक है। इतना कोई कॉमनली यूज़ है नहीं, इसको तुम खुद से रीड करना, ठीक है। बैकग्राउंड के केस में भी तुम खुद से साइज़ को कर सकते हो, बैकग्राउंड साइज़, ओरिजिन या क्लिप, ये भी कोई इतना यूज़ में नहीं आता, ठीक है। कलर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कलर के कीवर्ड भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट वाला आप समझ लो कि सपोज़ आप चाहते हो कि किसी का बैकग्राउंड जो है उसमें आपको कोई सा भी कलर नहीं चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ पे हमने इसका बैकग्राउंड कर रखा है ट्रांसपेरेंट, तो हमें इसके पीछे जो इसका ओरिजिनल बैकग्राउंड था, जो बॉडी का बैकग्राउंड है, हमें वो देखने को मिल रहा है। कोई इस डिव का कोई बैकग्राउंड हमें देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसके लिए तुम ट्रांसपेरेंट भी सेट कर सकते हो। करंट कलर नाम का एक करंट कीवर्ड होता है जो कि एक वेरिएबल है। इट्स लाइक एन वेरिएबल बिकॉज इट्स होल्ड द करंट वैल्यू ऑफ कलर प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। जैसे कि आपने यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी में ब्लू डाला है, तो बॉर्डर के अंदर भी अगर आप करंट कलर डालोगे, क्योंकि बॉर्डर में हम तीन चीज़ लेते हैं, एक हो जाता है हमारे पास दैट इज़ द विड्थ ऑफ द बॉर्डर, सेकेंड वन इज़ द टाइप ऑफ द बॉर्डर, एंड थर्ड वन इज़ द कलर ऑफ द बॉर्डर। तो करंट कलर अगर हम मेंशन करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो कलर प्रॉपर्टी में आपने जो कलर सेट है वो वाला आप ले लीजिए, दैट इज़ इक्वल्स टू ब्लू। तो यहाँ पे हमें ब्लू देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल के तौर पे तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आवाज़ आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट ग्रेडियंट के बारे में थोड़ा समझते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ न्यू थिंग। तो ग्रेडियंट तुमने देखा होगा, इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर्स, जो कि आप उसको लाइट कर सकते हो, किसी को डार्क कर सकते हो। इन सबको एकदम अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स हो रहा है ना, ऐसे एकदम से ट्रांजिशन हो रहा है पिंक कलर से सपोज़ ग्रीन कलर में ट्रांजिशन हो रहा है, तो काफ़ी स्मूथ एक ट्रांजिशन है। ऐसा नहीं है कि एकदम से ग्रीन चालू हो गया, ये हल्का 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 लाइट होता गया, फिर ग्रीन स्टार्ट होता गया हल्का हल्का। इस तरीके से जो हम चीज़ें कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट्स की, ठीक है। So there are three types of gradient. First one is the linear gradient, second one is the radial gradient, and third one is the conic gradient, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में हो हमारे पास, ठीक है, इसको हम कहते हैं लीनियर, ठीक है। सर्कुलर कौन सा हो गया? इस तरीके से हमारे पास हो गया। मल्टीपल कलर्स हमारे पास इस तरीके से आ रहे हैं तो उसको हम कहेंगे सर्कुलर। कोनिक हो जाता है हमारे पास, सपोज़ ये आपका कोई स्क्वायर है और इसके अंदर ये आपका सेंटर पॉइंट है, तो इस तरीके से आपको कलर जाता हुआ दिखेगा, समझ रहे हो। मल्टीपल कलर जो हैं वो आपको ऐसे, सपोज़ ये रेड का पोर्शन था, ये येलो का पोर्शन आ गया, ये ग्रीन का पोर्शन आ गया, ये ब्लू का पोर्शन आ गया, इस तरीके से ना इसको हम कहते हैं कोनिक ग्रेडियंट टाइप, ठीक है। सेकंड वन वाला था मैं रेडियल, ठीक है, इसका नाम रेडियल है, सर्कुलर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप कहाँ पे दोगे? बैकग्राउंड इमेज के अंदर, ना कि बैकग्राउंड नहीं बल्कि बैकग्राउंड इमेज जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आप सेट करोगे। अगर आपने लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करना है तो आप लीनियर ग्रेडियंट वाले फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है। अगर रेडियल यूज़ करना है तो रेडियल वाले को, कॉनिक यूज़ करना है तो कॉनिक वाले को, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि हम क्या क्या पैरामीटर्स या फिर क्या क्या प्रॉप्स हम इसमें पास करेंगे। तो पहली चीज़ होगी हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन, दैट इज़ एन ऑप्शनल थिंग। आप पास करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। कलर आप पास करोगे, कलर वन, कि आपका पहला कलर कौन सा होना चाहिए, कलर स्टॉप वन कह रहे हैं इसको यहाँ पे। और कलर स्टॉप टू, इस तरीके से आप यहाँ पे जितने भी कलर मेंशन करना चाहो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। जनरली जो डायरेक्शन रहती है जनरली वो जो हमारी डायरेक्ट रहती है टॉप रहती है से बॉटम। जैसे कि ये हमारा ब्लॉक है,
हम कलर्स डाल रहे हैं तो इस तरीके से डलेगा, मतलब पहला कलर जो आएगा वो आपका यहाँ पे आएगा, दूसरा आएगा वो इसके नीचे आएगा, और तीसरा आएगा वो इसके नीचे आएगा। समझ गए? दिस इज़ द फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे तुम यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन को कॉल किया है बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, और उसमें हमने दो कलर डाले हैं एज अ इनपुट, रेड एंड येलो। हमने डायरेक्शन मेंशन नहीं करी तो उन्होंने डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन ले ली, दैट इज़ टॉप टू बॉटम, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप स्पेसिफिकली को डायरेक्शन मेंशन करना चाहते हो, जैसे सपोज लेफ़्ट टू राइट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टू राइट। ठीक है, डायरेक्शन के अंदर लिखोगे टू स्पेस राइट, एग्जैक्टली ऐसा ही, ऐसा कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट से राइट कलर में ट्रांजिशन हो रही है। लेफ़्ट में आपके एक पास, बार इसका एक बार इसका HTML ट्राई इट योरसेल्फ दिखाना। हाँ ये देखो, जैसे कि हमने क्या किया, ये डिव लगाया, हमने डिव बनाया एक, उसकी हमने हाइट दे दी 200 पिक्सल की, और विड्थ तो बाय डिफ़ॉल्ट 100% होती ही है। तो हमारे हमने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है। इसको हमने विद द हेल्प ऑफ आईडी कॉल किया है। ठीक है, इसका सेलेक्टर हो गया हमारे पास यहाँ पे आईडी, और लीनियर ग्रेडियंट प्रॉपर्टी को कॉल किया है। यहाँ पे हमने मेंशन किया है टू राइट, रेड से येलो में चेंज हो जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपने स्पेसिफिकली एक बैकग्राउंड कलर भी मेंशन किया हुआ है, आपने उसको रेड किया हुआ है। तो वो इसलिए है कि जो ब्राउज़र आपके ग्रेडियंट वाले फंक्शन को सपोर्ट नहीं करते, तो उस केस में हम जो है बैकग्राउंड कलर दिखाएंगे रेड वाला। समझ गए? ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर डायरेक्शन होती है डायरेक्शनल। मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है? नहीं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब बार बार ना मेरी आवाज़ रिपीट होकर मुझे ही आ रही है कुछ कुछ बार। चलो कोई नहीं, ठीक है जो भी है। तो डायगोनल प्रॉपर्टी में क्या होता है हमारे पास, कि हम यहाँ पे लिखते हैं टू बॉटम राइट, मतलब कि कहाँ पे जाना है हमें, टॉप लेफ्ट से टॉप, ये हो गया हमारे पास टॉप का लेफ्ट, ये हो गया हमारे पास बॉटम का राइट वाला पार्ट। ठीक है, तो हमें जाना कहाँ पे है, टू बॉटम राइट, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया टू बॉटम राइट, फिर कलर लिख दिया, पहला कलर रेड, दूसरा कलर हमारे पास येलो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एंगल्स यूज़ कर सकते हैं। तो हम डायरेक्शन की जगह यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी के अंदर एंगल भी पास कर सकते हैं, जैसे कि 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है हमारे पास, 180 डिग्री मीन्स इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। जैसे तुम्हें याद होगा, हम मैथ में पढ़ते थे ना 180 डिग्री। ठीक है, तो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो वही हमने अब मेंशन किया हुआ है कि हमें 180 डिग्री एंगल पे कलर वन हमने मेंशन कर दिया, कलर टू मेंशन कर दिया, लाइक दिस। और डिग्री को तुम ऐसा DEG यहाँ पे मेंशन करोगे और विदाउट स्पेस। ठीक है, समझे नहीं समझे? सही है। तो 0 डिग्री इज इक्वलेंट टू टॉप, ए वैल्यू ऑफ 90 डिग्री इज इक्वलेंट टू राइट, 180 डिग्री इज इक्वलेंट टू बॉटम। ठीक है, इसको तुम खुद ठीक से है। ट्राई करना, अलग अलग यहाँ पे डिग्री की वैल्यू डाल डाल के। फॉर एग्जांपल तुम अभी यहाँ पे तुमने ऐसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, -90 डिग्री, इस तरीके से ना। तो 0 डिग्री का मतलब क्या था हमारे पास, टू टॉप मतलब था। तो मतलब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बॉटम टू टॉप। तो पहले कौन सा कलर आएगा, रेड, फिर हमारे पास आएगा येलो। ठीक है, 90 डिग्री का मतलब था हमारे पास टू राइट। ठीक है, तो हम कहाँ से जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो रेड से येलो हो रहा है व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर हम जा रहे हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, टॉप से बॉटम जा रहे हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 180 डिग्री का यूज़ किया है। और -90 डिग्री कितना हो गया हमारे पास, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। समझ गए? ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमें मल्टीपल कलर्स का ग्रेडियंट यूज़ करना है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे बस मल्टीपल कलर्स आपको यहाँ पे डालने हैं। जितने भी आप कलर डालोगे उतने कलर का ये ग्रेडियंट बन जाएगा, कोई ऐसे लिमिटेशंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, दिस इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो लीनियर ग्रेडियंट कितना हो गया, टू राइट हो गया हमारे पास इस तरीके से। और यहाँ पे हमने पहले रेड डाला, ऑरेंज डाला, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ करते हैं हमारे पास
ट्रांसपेरेंसी वाला फीचर। तो सी एस एस ग्रेडियंट्स ऑल्सो सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी, जिसकी वजह से एक फेडिंग इफेक्ट आपको दिखता है। जैसे कि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो फेडिंग करने का, फेडिंग से इफेक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। सो लास्ट पैरामीटर इन आर जी बी ए फंक्शन कैन बी वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 1, कि हमने ऑलरेडी बताया था, एक ओपेसिटी नाम का हमने पढ़ा था ना, जब हम आर जी बी के अंदर डाल रहे थे। तो सिमिलर वे में हम यहाँ पे उसको ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं कि भाई हम उसको ट्रांसपेरेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है हमारे पास 1, ठीक है। 0 इंडिकेट फुल ट्रांसपेरेंसी एंड 1 इंडिकेट फुल कलर विदाउट ट्रांसपेरेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिख दो। अब इस बार तुमने क्या किया है, जो कलर्स है उसको तुमने इन दी फॉर्म ऑफ आर जी बी ए मैंशन किया है। ऐसा सपोज रेड कलर के लिए हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन थी, उसके अंदर हमने यहाँ पे फोर्थ पैरामीटर डाल दिया 0। इट मीन्स कि हमारे पास फेड हो जाएगा ये, और मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने 1 डाल दिया, मीन्स वी वांट टू शो दी फुल कलर। तो इस तरीके से हमने आर जी बी ए की फॉर्म में कलर्स को लीनियर ग्रेडियंट का पैरामीटर डाला है। नेक्स्ट बात करते हैं रिपीटिंग अ लीनियर ग्रेडियंट के बारे में। अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल टाइम्स ये रिपीट हो, तो आपको जो फंक्शन है वो कौन सा यूज़ करना है, वो यूज़ करना है आपको रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट नाम का फंक्शन, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे तुम परसेंटेज भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियल ग्रेडियंट के बारे में। तो रेडियल ग्रेडियंट मैंने तुम्हें समझाया था ऑलरेडी कि रेडियल ग्रेडियंट कैसा होगा, हमारे पास सर्कल्स की फॉर्म में हम कलर्स को शो करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, फंक्शन आप कॉल करोगे रेडियल ग्रेडियंट, और यहाँ पे हम शेप साइज एट पोजीशन देखते हैं क्या चीज़ है हमारे पास ये, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कलर मेंशन करेंगे। इस तरीके से हम मल्टीपल कलर्स मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आपको तरीका दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द डिफ़ॉल्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। अगर आप सिर्फ कलर मेंशन करोगे तो इस तरीके से आपको ये डिफ़ॉल्ट एलिप्स शेप में या सर्कुलर, डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ द बॉक्स, तो वो आपको एलिप्स या सर्कुलर शेप में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 3 कलर मेंशन किए हैं इस फंक्शन के अंदर, रेडियल ग्रेडियंट फंक्शन के अंदर, रेड, येलो एंड ग्रीन, तो ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। डिफरेंटली स्पेस्ड कलर स्टॉप्स, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे क्या था हमारे पास, इवनली स्पेस कलर स्टॉप्स। तो हमारे पास जो सारे के सारे कलर्स हैं वो एक इवनली स्पेस्ड हैं, ठीक है, सबको एक प्रॉपर स्पेस मिल रही है। ये है हमारे पास डिफरेंटली स्पेस्ड कलर स्टॉप। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, जैसे कि रेड को 5% मिले, ठीक है, कब से कम वाली जगह मिले, येलो को मिले 15% के आसपास, जैसे 15% के आसपास, और ग्रीन को यहाँ पे 60% के आसपास मिले। जैसे कि हमने यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट में लास्ट वाला देखा था ना, जो हमारे पास यहाँ पे मेंशन किया हुआ था हमने 10% और 20%। तो इसका मतलब ये है कि ग्रीन को, येलो को सपोज 10% जगह मिले, रेड को सबसे ज़्यादा जगह मिले, फिर उसके बाद येलो को 10%, ग्रीन को 20% जगह मिले, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और सिमिलर वे में हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, दैट इज़ कॉल्ड द डिफरेंटली स्पेस कलर स्टॉप्स, ठीक है। परसेंटेज अगर आप मेंशन कर देते हो तो। नेक्स्ट हम शेप हम सेटअप कर सकते हैं इन सब की कि किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो सर्कुलर वे में, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो सर्कल, और यहाँ पे कलर्स आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो सर्कल बेसिकली एक हमें एक इवनली शेप्ड आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यूज़ ऑफ डिफरेंट साइज कीवर्ड, द साइज पैरामीटर डिफाइंस द साइज ऑफ द ग्रेडियंट, इट कैन टेक 4 वैल्यूज़, ठीक है। साइज ऑफ द ग्रेडियंट के बारे में हम देखते हैं, क्लोजेस्ट साइड, फारदेस्ट साइड, क्लोजेस्ट कॉर्नर और फारदेस्ट कॉर्नर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देखें, सो दिस इज द ग्रेडियंट 1। तो यहाँ पे हमने हाइट एंड विड्थ सेट कर रखी है, बैकग्राउंड कलर सेट कर रखा है अगर ग्रेडियंट अप्लाई नहीं होगा तो। और हमने रेडियल ग्रेडियंट के अंदर यहाँ पे क्लोजेस्ट साइड एट 60%, 55%, इस तरीके से हमने यहाँ पे डाला है। और फिर आप यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। इतना कुछ ज़्यादा इसका यूज़ है नहीं, बस आप समझने के लिए कर लो कि ये प्रॉपर्टीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। क्लोजेस्ट साइड एट 60%, 55%। यहाँ पे हमने मेंशन किया कि फारदेस्ट साइड जो होनी चाहिए, ठीक है, वो होनी चाहिए आपकी 60% और 55% एक्स एंड वाई के रूप में। क्लोजेस्ट कॉर्नर एट 60% एंड 55%,
एंड सिमिलरली फारदेस्ट कॉर्नर एट 60% एंड 55%। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से हमने वेरियस कलर्स को देखा है। जैसे क्लोजेस्ट साइड वाला हो गया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ द फारदेस्ट साइड, दिस इज़ द क्लोजेस्ट कॉर्नर, ठीक है, एंड दिस इज़ द फारदेस्ट कॉर्नर बाय डिफ़ॉल्ट। रिपीटिंग अ रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है, अगर आपको रिपीट करना है इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स तो आप ये वाले फंक्शन को कॉल करोगे रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट वाले का, और सेम पैरामीटर्स आप जो अपने पहले एंटर किए थे उस तरीके से एंटर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोनिक ग्रेडियंट के बारे में। तो कोनिक ग्रेडियंट में हम बेसिकली एंगल मेंशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी तो ये सिंपल वाला है कि आपको डिफरेंट कलर्स हमने मेंशन कर दिए, जैसे रेड हो गया, फिर येलो हो गया, फिर ग्रीन हो गया, तो आप ऐसे मेंशन करोगे विदाउट एनी एंगल, तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। 5 कलर वाला एग्जाम्पल के रूप में देख लो, यहाँ पे हमने 5 कलर ऐड कर दिए इसके अंदर, 3 कलर्स एंड डिग्रीज। तो इसके केस में मैंने मेंशन किया है कि रेड कलर जो होना चाहिए वो 45 डिग्री तक आना चाहिए। तो डिग्री हम ऑलरेडी सब जानते ही हैं किस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। ये स्क्वायर बॉक्स है, तो इसमें हमारे पास ये हो गया 0, ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री, ये हो गया हमारे पास सपोज़ 180 डिग्री, सॉरी ये हो गया हमारे पास 90, ये हो गया हमारे पास 180। एक सेकेंड, तो अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ये क्वाड्रेंट होता है ना हमारे पास, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास। 0 होता है, ये वाला कितना होता है हमारे पास 90 होता है, ये वाला कितना होता है हमारे पास 180 होता है, ये वाला होता है हमारे पास 270, एंड दिस इज़ अगेन कितना हो गया 360 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मेंशन कर दिया। सपोज रेड वाला हमें चाहिए 45 डिग्री तक, तो 45 डिग्री में यहाँ पे कितना रेड आ जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। हमने लिख दिया रेड 45 डिग्री, येलो हमारे पास 90 डिग्री, एंड ग्रीन हमारे पास 210 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। क्रिएटिंग द पाई चार्ट, तो पाई चार्ट हम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अगर वो हमारे पास था सपोज स्क्वायर, तो स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, बॉर्डर रेडियस 50% लगा के। इससे क्या हुआ, हमारे पास बॉर्डर का जो रेडियस है वो 50% हो गया हर जगह से, तो हमारे पास ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया। और इसके बाद हमने वेरियस कलर्स को डाल दिया, तो ये हमारे पास एक पाई चार्ट टाइप चीज़ बन चुकी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एक वेल डिफाइंड कलर रहे, ऐसा नहीं हो कि ये फेड होने वाला इफेक्ट यहाँ पे आए, तो तुम स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो कि रेड तुम्हारा होना चाहिए 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, येलो होना चाहिए 90 से लेकर 180 तक, ग्रीन होना चाहिए तुम्हारे पास 180 से लेकर 270 तक, और ब्लू होना चाहिए तुम्हारा 270 से जितना भी फर्दर बचा हुआ है वहाँ से वहाँ तक, ठीक है। ठीक है। ये भी सेम हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे तुम सेंटर पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हो कि भाई तुम्हारा सेंटर जो होना चाहिए वो 60% और 45% पे होना चाहिए, इस तरीके से। इतना कोई यूज़फुल चीज़ नहीं है, कभी यूज़ आए तो इस आर्टिकल को दोबारा से एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। क्योंकि यार CSS में बहुत चीज़ें हैं तुम्हारे करने लायक, तो सब चीज़ हम याद नहीं रख सकते। दैट्स ऑल कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, और हमें कभी यूज़ आएंगी तो हम इसको यहाँ से चेकआउट कर भी सकते हैं, ठीक है। शेडो इफेक्ट के बारे में समझते हैं हमारे पास। तो CSS के अंदर हमारे पास 2 तरह की शेडो होती हैं, एक होती है टेक्स्ट शेडो, एक होती है बॉक्स शेडो, ठीक है। तो टेक्स्ट शेडो में हमारे पास यहाँ पे हम मेंशन करते हैं 2 चीज़ें कि x डायरेक्शन में कितना मूव करना है और y डायरेक्शन में कितना मूव करना है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे x में इसने 2 मूव किया, 2 पिक्सल मूव किया, और y में 2 पिक्सल मूव किया। तो सपोज़ तुम्हारा कोई वर्ड यहाँ पे था, T तुमने यहाँ पे लिखा था, तुमने इसको 2 आगे मूव करवाया और 2 नीचे मूव करवाया, तो अब तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला वर्ड यहाँ से स्टार्ट होगा, समझ गए, एग्जाम्पल के तौर पे। इसलिए तुम्हें यहाँ पे जो ये वाला दिख रहा है इफेक्ट, तो इसलिए तुम्हें कुछ इस तरह का टेक्स्ट शेडो इफेक्ट दिख रहा है। एक डिफरेंट कलर भी तुम मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, अगर तुम्हें रेड चाहिए या ग्रीन चाहिए कुछ भी तो मेंशन कर सकते हो। अगर तुम्हें ब्लर इफेक्ट देना है तो उस केस में तुम एक थर्ड पैरामीटर ऐड करो, और उसमें तुम बेसिकली 5 पिक्सल या कितने का तुम्हें ब्लर इफेक्ट देना है, कितना तुम्हारा एक्सटेंडेड होना चाहिए, तो वो तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ब्लर इफेक्ट के रूप में, ठीक है।
ये हो गया हमारे पास टेक्स्ट शेडो। मल्टीपल टेक्स्ट शेडो देना है तो तुम पहला वाला यहाँ मेंशन करो, ज़ीरो ज़ीरो मूवमेंट और 3 पिक्सल की शेडो और इस पर्टिकुलर कलर की। फिर ज़ीरो मूवमेंट ना एक्स ना वाई, और 5 पिक्सल की हमें एक शेडो चाहिए जो कि इस पर्टिकुलर कलर की होनी चाहिए। इस तरीके से हमने यहाँ पे मल्टीपल टेक्स्ट शेडो अप्लाई कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बॉक्स शेडो के बारे में। तो इसमें भी हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे 10 पिक्सल बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। तो 10 हमने एक्स में मूव किया और 10 हमने वाई में मूव किया। इस तरीके से हमें यहाँ पे ब्लैक कलर की शेडो देखने को मिल गई। कोई स्पेसिफिक कलर की शेडो चाहिए तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ब्लर इफेक्ट ऐड करना है तो आप यहाँ पे जैसे उसमें ऐड किया था पिछली प्रॉपर्टी में, एक और डाल दो आप वैल्यू, दैट इज़ 5 पिक्सल की, और इस तरीके से आपको ब्लर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आपको इसमें केस में स्प्रेड रेडियस भी आपको चाहिए। तो स्प्रेड पैरामीटर डिफाइंस दी स्प्रेड रेडियस। अ पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीजेज द साइज ऑफ द शेडो, नेगेटिव वैल्यू डिक्रीजेज द साइज ऑफ द शेडो। और आपको शेडो की साइज़ बढ़ानी है तो आप यहाँ पे स्पेसिफिकली वैल्यू को मेंशन कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि यार ये अभी तो सारी की सारी शेडो जो है वो एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में मूव हो रही थी, है ना, पर अगर आप चाहते हो कि ऊपर की तरफ वो मूव हो जाए तो तुम यहाँ पे एक इनसेट नाम का पैरामीटर लास्ट में ऐड कर दो, जिसकी वजह से ये अब ऊपर की तरफ जो शेडो तुम्हें देखने को मिलेगी। ठीक है, मल्टीपल भी शेडोज तुम ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कार्ड्स के अंदर स्पेसिफिकली ऐसे तुम कोई कार्ड बना रहे हो तो उसमें अगर तुम बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी दोगे तो तुम्हें एक जैसे 3D इफेक्ट सा देखने को मिलेगा ना, तो वो काफ़ी एक अच्छा मतलब लगता है दिखने में। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स के बारे में। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बार तुमने देखा होगा कि जब भी आप तुम कोई कंटेंट लिख रहे होते हो, जैसे तुमने सपोज़ कोई पैराग्राफ लिखा, तुमने पैराग्राफ लिखा, लिखते लिखते तुम्हारा कंटेंट सपोज कोई बॉक्स इतना था, तो बाद में वो यहाँ पे कभी कभी डॉट 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 बना हुआ आ जाता है कि यार इसके आगे अभी कंटेंट है पर वो इसमें पूरा यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा। अगर तुम्हें वो वाली प्रॉपर्टी कैसे बनाने हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, कि अगर कंटेंट हमारे पास ओवरफ्लो हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो उसकी जगह हम उसको डॉट 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 में कन्वर्ट कर दें। कोई बंदा अगर इस पर क्लिक करे तो उसे यहाँ पे तो हम कोई एक्शन, तो हम इसको कम्प्लीटली दिखा दें या कोई एक्शन ले लें इसको पर्टिकुलर टेक्स्ट को शो करने के लिए। तो ये डॉट 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 वाली प्रॉपर्टी कैसे बनानी है उसको हम यहाँ पे समझेंगे इस आर्टिकल में। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली होगी टेक्स्ट ओवरफ्लो, दूसरी होगी वर्ड रैप, तीसरी होगी वर्ड ब्रेक, और चौथी होगी हमारे पास राइटिंग मोड। ठीक है, तो टेक्स्ट ओवरफ्लो के बारे में समझते हैं। तो CSS टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ ओवरफ्लोड कंटेंट दैट इज नॉट डिस्प्लेड शुड बी सिग्नल्ड टू द यूज़र, सिग्नल टू द यूज़र। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे हमारे पास ये अभी कंटेंट है। ठीक है, अब ये क्या है कि बाहर निकल रहा है, तो एक तो यहाँ पे कट गया तो इसको हम कहेंगे ये क्लिप हो गया कंटेंट। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे, क्योंकि हमें इससे पता नहीं चल रहा कि इसके आगे कंटेंट है या नहीं है, यहाँ पे कटा हुआ है एक तरह से, अगर हम दिखाएं कि इसके आगे कंटेंट है, डॉट डॉट वाली या फिर एलिप्स वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझते हैं पहले। तो पहले तुम यहाँ पे वर्ड स्पेस के बारे में समझो। ठीक है, तो वाइट स्पेस के बारे में, सॉरी। तो वाइट स्पेस हमारे पास 2 चीज़ होती हैं। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे हमने क्या लगाया, टेक्स्ट ओवरफ्लो क्लिप लगाया। क्लिप का तो तुम ऑलरेडी मतलब समझ ही गए कि जो भी कंटेंट होगा वो वहीं पे कट जाएगा। और टेक्स्ट ओवरफ्लो तुम्हारे पास एलिप्स है तो इसका मतलब डॉट 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 करके हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास ये वाइट स्पेस वाली प्रॉपर्टी है। चलो मैं यहाँ से इसको हटा के दिखाता हूँ तुम्हें क्या होता है। अब ये दिख रहा है, ये क्या हुआ हमारे पास कंटेंट, जितना कंटेंट अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो वो नेक्स्ट लाइन में पहुंच गया। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे वाइट स्पेस को नाउ रैप लगाया है, इसका मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि जो भी हमने सिंगल लाइन में लिखा है वो हमें सिंगल लाइन में ही दिखे, ऐसा नहीं कि वो नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे नाउ रैप वाली प्रॉपर्टी को दोनों ही जगह यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे नाउ रैप हटा देता हूँ वाइट स्पेस के अंदर, तो उस केस में क्या होता है, इसमें भी सेम केस हो रहा है हमारे पास कि कंटेंट जो है वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे तुमने देखा होगा, दूसरा हमने पैरामीटर यूज़ किया है ओवरफ्लो इज इक्वल्स टू हिडन। अगर मैं यहाँ पे ओवरफ्लो को हिडन को हटा दूँ
तो इससे क्या होगा, हमारे पास ये जो भी मेरा कंटेंट लिखा हुआ है वाइट स्पेस नाउ रैप की वजह से, तो वो सिंगल लाइन में आने वाला है। अब सिंगल लाइन में आएगा तो वो क्या होगा, इस बॉर्डर के बाहर निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर तुम यहाँ पे देखो, मैं ओवरफ्लो हिडन हटा रहा हूँ। अभी क्या है कि जो ओवरफ्लो हो रहा है उसको छुपा रखा है हमने एक तरह से। तो अब यहाँ पे देखो तुमने, मैंने यहाँ पे हटाया तो अब ये बॉक्स के बाहर निकल गया। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे छुपा रखा है, ताकि जो कंटेंट जो बाहर निकल रहा है वो दिखे ना। ठीक है, सेम केस विद दी विद दिस वाला टेक्स्ट ओवरफ्लो, इसमें भी हमने यहाँ पे हिडन लगाया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं, सपोज मैं एलिप्स नहीं लगाता तो उस केस में हमारे पास क्या होता है। उस केस में हमारे पास यहाँ पे क्लिप वाली प्रॉपर्टी है, जो दैट इज द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ द टेक्स्ट ओवरफ्लो, वो अप्लाई हो जाती है। समझ गए? ठीक। ओवरफ्लो के अंदर हमारे पास ओवरफ्लो की दो प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली। एक ओवरफ्लो हिडन होता है, एक ओवरफ्लो होता है विजिबल। विजिबल मतलब हमें दिखाना है उसको, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो विजिबल ही रहता है। ठीक है, बट अगर तुम चाहते हो कि स्पेशली कुछ चीज़ों को हाइड करना ओवरफ्लो को, तो तुम उस केस में यहाँ पे हिडन नाम की जो इसकी वैल्यू है उसको तुम अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि इस केस में हो गया हमारे पास, हमने क्या डाला कि जब हम इस वाले टेस्ट वाले डिव के अंदर, जो जिसके पास टेस्ट क्लास है, उस पर अगर हम हावर करेंगे तो हमें जो ओवरफ्लो है वो विजिबल हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे मैंने हावर किया, ये विजिबल हो गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं CSS वर्ड रैपिंग के बारे में। तो वर्ड रैपिंग क्या होता है, सपोज तुम्हारा जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा तुम्हारा वर्ड है, और तुमने ऑलरेडी बॉक्स को एक विड्थ दे रखी है कि भाई इतना विड्थ का होना चाहिए। तुम्हारा वर्ड जो है वो सिंगल वर्ड है, यहाँ पे दिख रहे हो, ये सिंगल वर्ड है, ये सिंगल वर्ड ही बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो वर्ड रैप प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और इसको दो पार्ट में ब्रोक कर लेंगे जब भी ये बाहर निकलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे तुम यहाँ पे देखो, वर्ड रैप हमने क्या किया, ब्रेक वर्ड। तो ये देखो हमने यहाँ पे क्या, इतना बड़ा हमारा वर्ड था। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, जब भी हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा वर्ड आ रहा है, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी एक विड्थ दे रखी है। ठीक है, तो अगर हमारा वर्ड जो है वो उससे बढ़ा जा रहा है, तो उस केस में हमारे पास वर्ड रैप हम प्रॉपर्टी अप्लाई करके ब्रेक वर्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारे पास वर्ड ब्रेकिंग। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि ब्रेक ऑल, सॉरी कीप ऑल एंड ब्रेक ऑल। तो अभी हमने क्या देखा, ब्रेक वर्ड, अगर कोई सिंगल वर्ड आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है कि अगर आपका चाहे कोई सा भी वर्ड हो, ठीक है, सबको हम ब्रेक करेंगे। कैसे, अब एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देखो, ब्रेक ऑल एंड कीप ऑल। तो कीप ऑल में हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, जैसे दिस पैराग्राफ कंटेन सम टेक्स्ट, और ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है हमारे पास, द लाइन विल ब्रेक एट हाइफन। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया हमारे पास, जैसे कीप ऑल हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, तो कीप ऑल में क्या होगा, सारे के सारे तो वैसे के वैसे ही आ रहे हैं, बट क्योंकि इसमें हमने हाइफन अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, या फिर ये वर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा था, एक सिंगल वर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो कि नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में हमने यहाँ पे इसको हाइफन के थ्रू, हाइफन के टाइप में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और सेकंड वाले में क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमने आप ब्रेक ऑल लगाया है, तो इस केस में तुम यहाँ पे देखो कंटेन्स वाला वर्ड भी टूट गया है। ठीक है, करेक्टर से, कि भाई NS नीचे आ गया और कंटेन हमारे पास ऊपर आ गया, तो एक तरह से यहाँ पे इसको, इसने सभी जो भी वर्ड से जो भी पूरे नहीं आ रहे थे उन सबको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ठीक है। ये भी कोई इतनी खास प्रॉपर्टी नहीं है, इट्स बस कि ये मतलब थोड़ा नज़र मारने के लिए है कि यार हाँ, इस तरह की प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, राइटिंग मोड के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइटिंग मोड काफ़ी सारे हैं, हॉरिजॉन्टल, टॉप टू बॉटम, टॉप बॉटम, वर्टिकल राइट लेफ्ट, इस तरीके से ना। तो हॉरिजॉन्टल TB लिख दिया तो हमारे पास एक स्ट्रेट की फॉर्म में यहाँ पे टेक्स्ट आया। ठीक है, हमने लिख दिया वर्टिकल RL, तो इस तरीके से ऊपर से नीचे हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, सेम केस विद हेयर। ये भी कोई ऐसी खास प्रॉपर्टी नहीं है, बट फिर भी याद रखने के लिए देख लेना एक बार। ठीक है, फ़ॉन्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। इन्होंने बस दूसरा तरीका बताया है फ़ॉन्ट्स को यूज़ करने का, @फॉन्ट फेस तुम टैग यूज़ कर सकते हो, और उसके अंदर तुम यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली मेंशन कर दो और इसका सोर्स मेंशन कर दो, तो तुम्हारे पास ये फ़ॉन्ट आ जाएगा। तो उस केस में जब भी तुम अपनी कोई फ़ॉन्ट, मतलब तुमने सपोज़ कोई फ़ॉन्ट लिया, उसको तुमने खुद से नाम दे दिया यहाँ पे ना, कि माई फर्स्ट फ़ॉन्ट नाम दे दिया, तुमने खुद से नाम दे दिया,
तुमने उसका कोई बाय डिफ़ॉल्ट नेम नहीं दिया। ऐसे हमने एक तरीका डिस्कस किया था गूगल फॉन्ट्स वाला। उसमें क्या था कि हमारे पास एक लिंक नाम का टैग आता है जो कि हम हेड में पेस्ट करते थे, तुम्हें याद होगा तो। और उसकी प्रॉपर्टी जो जो भी उसका फॉन्ट नेम था, उसको फिर हम डायरेक्टली यूज़ करते थे इन दी फॉन्ट फैमिली इन CSS। बट अगर तुम चाह रहे हो कि कोई खुद का फॉन्ट जो तुमने अपने लोकल पे सेव किया हुआ है वो तुम यूज़ करो, या फिर कोई गूगल का फॉन्ट यूज़ करो पर तुम उसमें नाम खुद का एक देना चाहते हो, तो उस केस में तुम यहाँ पे @फॉन्ट फेस नाम की जो इसका एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है, वो तुम यूज़ कर सकते हो। और बेसिकली सिलेक्टर है ये हमारे पास @फॉन्ट फेस, और इसके अंदर तुम फॉन्ट फैमिली का खुद से नाम दे सकते हो और उसका सोर्स के अंदर URL फंक्शन को कॉल करके उसका URL मेंशन कर सकते हो। और फिर कहीं भी जब भी तुम्हें कॉल करना है तो फॉन्ट फैमिली में तुम उसका नाम डाल दो तो वो कॉल हो जाएगा। ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज तुम डिफाइन कर सकते हो कि भाई फॉन्ट का वेट होना चाहिए बोल्ड, और किस टाइप का तुम्हें यूज़ करना है। नेक्स्ट अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दी 2D ट्रांसफॉर्म। तो 2D ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होता है, मेजरली 4 थिंग के लिए काम में आएगा। एक तो आएगा मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए, स्केल करने के लिए और स्क्यू करने के लिए। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि मूव कैसे किया जा सकता है। जैसे सपोज मुझे बॉक्स को, अभी क्या हो रहा है, ऐसे 2D रोटेट है, ठीक है, रोटेट होना चालू हो गया ऑन होवर। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको सपोज मूव करना है, रोटेट करना है, स्केल करना है, स्क्यू करना है, तो हम देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वैल्यूज़ कौन कौन सी पॉसिबल है हमारे पास, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल एक्स, स्केल वाई, स्केल, स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई, स्क्यू एंड मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि अब ट्रांसलेट प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हमारे पास सपोज प्रॉपर्टी का नेम है और ट्रांसलेट हमारे पास इसकी वैल्यू है। तो ट्रांसलेट हमारे पास क्या है, इसका फंक्शन है जो कि 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में कहाँ कहाँ पे आपको मूव करना है। ठीक है, तो ट्रांसलेट में हमारे पास हो गया सपोज 50 पिक्सल हमने लिख दिया एक्स की तरफ और 100 पिक्सल हमने लिख दिया वाई की तरफ। तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझा दिया है कि सपोज हमारा पास ये ब्लॉक होगा तो हम कैसे मूव करेंगे, एक्स की डायरेक्शन में हम मूव किए कितना 50, और वाई में कितना मूव किए हम सपोज 100। ठीक है, तो हम अब जो हमारा ब्लॉक होगा वो कहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं ट्रांसलेट प्रॉपर्टी, सॉरी ट्रांसलेट वैल्यू। ठीक है, किसकी है, ट्रांसफॉर्म की है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम यहाँ पे देख लो, अगर मैं इसको हटाऊँ तब देखना कहाँ पे होता है ये, तब ये यहाँ पे है, और जब मैंने इसको लगाया तो ये 50 पिक्सल चला गया एक्स डायरेक्शन में और 100 पिक्सल चला गया वाई डायरेक्शन में, इधर की तरफ पहुँच चुका है अभी ये। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रोटेट फंक्शन के केस में। तो रोटेट हमारे पास कैसे कर सकते हैं, रोटेट इज़ ओनली वे विद द हेल्प ऑफ, इट्स ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डिग्री। तो डिग्री की फॉर्म में हम रोटेट करते हैं, जैसे 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री रोटेट कर दिया हमने, 30 डिग्री, 180 डिग्री रोटेट कर दिया। तो वही हम रोटेट यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमने किसी भी, सपोज हमारे पास ये था डिव था, इसको हमने 20 डिग्री रोटेट किया है। तो ये देखो यहाँ पे तुमने इसको हमने 20 डिग्री रोटेट कर दिया, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम रोटेट वाली वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो इट कैन बी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और काउंटर क्लॉकवाइज भी तुम रोटेट कर सकते हो। जैसे तुमने यहाँ पे दिया होगा -20 डिग्री, तो इस तरीके से ये -20 रोटेट हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू तुम ऑलरेडी जानते हो, आई थिंक मैथमेटिक्स में तुमने पढ़ी होगी। अगर हम यहाँ से क्लॉकवाइज आते हैं तो हम सारी चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो हम नेगेटिव डिग्री लेंगे, है ना। ठीक, तो वही कॉन्सेप्ट है हमारे पास ये मैथमेटिक्स वाला। तो यहाँ पे रोटेट इन्होंने -20 भी दिखा रखा है एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट बात करते हैं स्केल के बारे में। स्केल का मतलब ये होता है कि तुम्हें इसको बड़ा करना है। ठीक है, जैसे कि अब तुमने सपोज ये वाली वैल्यू है, तुमने कहा कि भाई मेरे को इसको, इसकी जो एक्स साइज़ है उसको बड़ा करना है और जो वाई साइज़ है उसको भी बड़ा करना है। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केल कहेंगे। ओवरऑल जब तुम दोनों को बड़ा कर रहे हो एक साथ तो हम कहेंगे स्केल। एक्स और वाई पैरामीटर तुम यहाँ पे दे सकते हो। अगर तुम्हें स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि सिर्फ मुझे इसी को बड़ा करना है या इसकी हाइट को बड़ा करना है, तो तुम स्केल एक्स और स्केल वाई जो इंडिविजुअल वाले फंक्शन हैं उनको तुम कॉल कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे तुम यहाँ पे देखो, स्केल हमने लिया है 2, 3। ठीक है, तो करेगा क्या ये, करेंटली जो इसकी विड्थ होगी उसको, जो भी इसकी सपोज ये पहली वाली हमारे को सपोज विड्थ को डिनोट कर रहा है, दूसरी वाली हमारे पास हाइट को डिनोट कर रहा है, तो विड्थ को ये डबल कर देगा और हाइट को ये ट्रिपल कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे तुम यहाँ पे देखते हैं, ये दिख रहा है तुम्हारे पास, अभी ये पहले इतना छोटा सा था ये। ठीक है,
जब हमने यहाँ पे वो लगाया, स्केल वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो इसने क्या किया, विड्थ को डबल कर दिया और हाइट को इसने ट्रिपल कर दिया। ठीक है, समझ गए? ठीक है। तो 2 टाइम्स इसकी ओरिजिनल विड्थ होगी एंड 3 टाइम्स इट्स ओरिजिनल हाइट। और अगर हम छोटा करना है तो हमने यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू ले ली और इससे हमारे पास क्या हो गया, ये छोटा हो गया ओरिजिनल से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी एक तरह से जो भी वैल्यू थी। ठीक है, स्केल एक्स में तुम्हें, अगर तुम्हें सिर्फ एक्स में स्केल करना है, डबल करनी है उसकी वर्थ को, तो तुम स्केल एक्स यूज़ कर सकते हो। जैसे इस केस में ये सिर्फ डबल होगी इसकी जो है ना, डिव एलिमेंट इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल विड्थ। ठीक है, इसमें छोटा करना है तो एक्स में अपने 0 पॉइंट समथिंग वैल्यूज़ ले ली। सेम केस फॉर दी स्केल वाई, 3 गुना इसके वाई की वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्यू के बारे में। तो स्क्यू मेथड स्क्यूज एन एलिमेंट अलॉन्ग विद द एक्स एक्सिस बाय द गिवन एंगल। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर तुम यहाँ पे देखो, स्क्यू एक्स 20 डिग्री। ठीक है, तो स्क्यू का मतलब क्या होता है हमें, अगर तुमने कभी हमने शायद फिजिक्स में एक बार देखा था ना, अपने जेई में एक चैप्टर होता था जिसमें कि हमारे पास से वैसे कि हम फोर्स लगाएंगे यहाँ पे, तो ये जो है ना वो टेढ़ा हो जाएगा इस तरीके से। याद है तुम्हें? हम यहाँ पे फोर्स लगाते थे तो इस तरीके से टेढ़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लेते थे, जैसे तुम्हारे पास कोई बुक है, तुमने बुक को ऐसे ऊपर फोर्स लगाया तो वो थोड़ी टेढ़ी नहीं रहती यहाँ पे। हाथ से तुम फोर्स लगा रहे हो, उसका बेस तो वहीं के वहीं रह गया, ऊपर वाली चीज़ टेढ़ी हो जाती है। तो वही उसी को हम कहते हैं कि हमने इसको स्क्यू कर दिया एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी स्क्यू। ये पता है, ये जो अभी तुम ये फंक्शंस पढ़ रहे हो, ये मेजरली जैसे पता है कहाँ पे काम आते हैं ये, जैसे तुम एक तो डिज़ाइनिंग कर रहे हो CSS के थ्रू, वो तो ठीक है, बट इसकी ओरिजिनल यूज़ रहता है जब तुम लोगो डिज़ाइन करते हो, एडोब इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ करते हो ना, लोगो डिज़ाइन करते हो, या फिर क्या बोलते हैं, एडोब फोटोशॉप यूज़ करते हो, तो उस केस में काफ़ी जगह इन तरह की टर्म्स तुम्हें देखने को मिलेंगी कि आपको इसमें शेडो देनी है, थोड़ा मेटालिक सा कलर आना चाहिए, तो हमें ग्रेडियंट देना पड़ता है, शेडो देनी पड़ती है, तभी वो एकदम ऐसा लगता है कि ओरिजिनल पीस ऑफ आर्ट है। वरना फिर वो ऐसा लगेगा ना, एनिमेशन टाइप हो जाता है। एनिमेशन मतलब जैसे कार्टून टाइप हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कलर एकदम फिक्स होते हैं, वो रियलिस्टिक नहीं लगते। अगर तुम्हें रियलिस्टिक एकदम ओरिजिनल लगाना है कि जैसे रियल वर्ल्ड में हम देखें, अगर कहीं पे रोशनी पड़ रही है तो वो चीज़ें शाइन करे, एक मेटालिक सा लुक आए चीज़ों में, तो वो हम इन सब पैरामीटर्स के थ्रू कर सकते हैं। ग्रेडियंट हो गया, शेडोज़ हो गए, जैसे स्केल हो गया, हमारे पास स्केल बड़ा कर दिया, थोड़ा स्क्यू कर दिया हमने उस चीज़ को। ठीक है, तो वो उन जगह काम में आता है। बट अगर तुम खुद से डिज़ाइन बना रहे हो CSS के थ्रू, तो भी ये चीज़ें काम आ सकती हैं। ठीक है, सेम केस विद द केस ऑफ स्क्यू वाई, तो हमने थोड़ा वाई डायरेक्शन में इसको स्क्यू कर दिया नीचे की तरफ। ये वाला बेस हमारे पास सेम रहा और इसको हमने टेढ़ा कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, स्क्यू हमारे पास दोनों को कॉम्बिनेशन का मेथड है, तो उसमें हम एक्स और वाई डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन, एक्स और वाई एक्सिस मेंशन कर सकते हैं। 10 डिग्रीज अलॉन्ग दी 20 डिग्रीज अलॉन्ग दी एक्सिस एंड 10 डिग्रीज अलॉन्ग दी वाई एक्सिस। अगर आप सिंगल पैरामीटर मेंशन करोगे स्क्यू के अंदर, तो वो दोनों पे ही अप्लाई, सो दी फॉलोइंग स्क्यू, वो सिर्फ शायद एक्स पे अप्लाई होगा। ठीक है, सेकेंड पैरामीटर का स्पेसिफाई नहीं है, तो इसका मतलब मान लेंगे कि वो उसमें 0 वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो इस केस में वो सिर्फ एक्स पे ही अप्लाई होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैट्रिक्स फंक्शन के बारे में। तो मैट्रिक्स फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स फंक्शन में हम सभी वैल्यूज़ को एक ही बार में मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि स्केल एक्स हो गया, स्क्यू वाई, स्क्यू एक्स, स्केल वाई, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, इस तरीके से ना। तो सभी के लिए एक तरह से दिस इज कॉल्ड दी शॉर्ट हैंड फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2D ट्रांसफॉर्म कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं 3D ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो जैसे हमारे पास 2D ट्रांसफॉर्म में हमने सिर्फ 2 एक्सिस के बारे में डिस्कस किया, एक्स एंड वाई के केस में, 2D के केस में। अगर हम 3D के केस में बात करेंगे तो हम 3 डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्स, वाई एंड जेड। दिस इज नोन एज द 3D ट्रांसफॉर्म। तो इसमें भी हम सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म का, बट इसमें हमारे पास केसेस हो जाएंगे, जैसे रोटेट कर रहे हो तो रोटेट एक्स, रोटेट वाई एंड रोटेट जेड। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे तुम यहाँ पे रोटेशन में ऑलरेडी हम
जानते हैं कि हम डिग्री की फॉर्म में वैल्यूज देंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे रोटेट अगर हमने z किया तो उस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में वो रोटेट हो जाएगा, ठीक है। z एक्सिस के डायरेक्शन में रोटेट कर दिया उसको 90 डिग्री। सिमिलरली फॉर रोटेट y, तो y के डायरेक्शन में मैंने इसको रोटेट किया तो इस तरीके से हमें कंटेंट देखने को मिल गया। और इसको अगर हम x डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कंटेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिशन के बारे में, ठीक है। ये वाला ट्रांजिशन देखो, जैसे मैंने इस पर क्या किया, हॉवर किया तो ये हमारे पास बड़ा हो गया। अब ये क्या है कि एक तरह से मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहा है, ऐसा नहीं कि जैसे पहले छोटा था एकदम से बड़ा आ गया ओवर करने पे। ये क्या है कि छोटे से बड़ा हुआ, धीरे धीरे करके बड़ा हुआ। तो इसको हम इस टाइप को हम कहेंगे कि भैया ये एक ट्रांजिशन है, इट इज़ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। तो यूज़ कैसे करना है ट्रांजिशन को अब हम ढंग से एक बार समझते हैं। तो ट्रांजिशन नाम की हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर, ठीक है। उसमें हम स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस डिव पे हमने यहाँ पे ट्रांजिशन लगाई है। इसकी पहले विड्थ दे रखी थी हमने, हाइट दे रखी है और बैकग्राउंड कलर दे रखा है। हमने ट्रांजिशन नाम की प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। तो वो क्या करेगी, हमारे पास विड्थ 2 सेकेंड, हाइट 4 सेकेंड। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो कि हमने यहाँ पे दो चीज़ पे, इससे पहले चलो ये छोटा एग्जाम्पल देखते हैं, सिर्फ विड्थ वाला, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे ये 3 चीज़ तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताई दी अभी। हमने यहाँ पे ट्रांजिशन किस पे लगाई है, ट्रांजिशन हमने लगाई है विड्थ प्रॉपर्टी पे। विड्थ अभी यहाँ पे क्या थी, 100 पिक्सल थी इनिशियली, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जब बंदा इस पर होवर करेगा इस वाले डिव पे, तो हमने कह दिया कि विड्थ जो हो जानी चाहिए वो हो जानी चाहिए 300 पिक्सल, ठीक है। जब बंदा होवर करेगा तब विड्थ हो जानी चाहिए 300 पिक्सल। और उस विड्थ पे मैंने ट्रांजिशन लगाई है। जब भी विड्थ चेंज होगी, ये ट्रांजिशन अप्लाई कब होगी, जब भी देयर इज अ चेंज इन दी विड्थ, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन दी विड्थ, तो हमें 2 सेकेंड तक वो चेंज दिखना चाहिए धीरे धीरे होता हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइम मेंशन कर रखा है, 2 सेकेंड लगना चाहिए इस ट्रांजिशन में, फ्रॉम विड्थ बिकमिंग 300 पिक्सल फ्रॉम 100 पिक्सल वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे किया होवर, तो ये हमारे पास 2 सेकेंड तक ये एनिमेशन यहाँ पे चली। जैसे ही मैं इस पर हटाऊंगा, होवर से हटाऊंगा, तो अगेन इट विल बी बैक टू 100 पिक्सल ऑफ विड्थ। दोबारा हमारे पास जब भी ट्रांजिशन हो रहा है 300 पिक्सल से 100 पिक्सल पे, तब भी हमें एक 2 सेकेंड तक एक ट्रांजिशन वाला फ्लो देखने को मिल रहा है, ठीक है। समझ गए? ठीक है। तो अब यही इसका एक एडवांस वर्जन था। हमने यहाँ पे 2 चीज़ों पर ट्रांजिशन लगाई है, एक तो विड्थ पे लगाई है, एक लगाई है हमने यहाँ पे हाइट पे। तो विड्थ के साथ साथ यहाँ पे हाइट भी बढ़ रही है। विड्थ भी 300 पिक्सल पे गई और हाइट भी यहाँ पे 300 पिक्सल पे गई। ये देखो यहाँ पे मैंने किया होवर, तो विड्थ तो एक जगह यहाँ पे आके रुक गई थी। यहाँ पे देखो 2 सेकेंड तक तो विड्थ की एनिमेशन हमें देखने को मिली। तो 2 सेकेंड बाद जो विड्थ बढ़नी थी वो, मतलब 2 सेकेंड में जो विड्थ है वो 100 से लेकर 300 पहुँच गई, बट जो हाइट है वो 100 से लेकर 300 पहुँची 4 सेकेंड में। इसलिए तुम्हें यहाँ पे हाइट में थोड़ा सा लॉन्ग 2 सेकेंड जो है, बाकी बचे हुए 2 सेकेंड जो है वो हाइट ही बढ़ती रही सिर्फ, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्पीड कर्व के बारे में। जैसे हमने क्या किया, स्पीड यहाँ पे वैल्यू डालती है, 2 सेकंड में हमारे पास ये हो जाए या इस तरीके से, मतलब एक एनिमेशन जो होता है ना कि किस तरह का इफेक्ट आना चाहिए, वो तुम यहाँ पे डाल सकते हो। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पास हो गया लीनियर, ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट। स्पेसिफिकली इनके क्या क्या मतलब है। ईज का मतलब हो गया स्पेसिफाइज अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद स्लो स्टार्ट, धीरे स्टार्ट होगा, उसके बाद थोड़ा तेज होगा और दोबारा से स्लोली एंड होगा। लीनियर का मतलब होता है हमारे पास सेम स्पीड रहेगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ईज इन में क्या होता है हमारे पास, स्टार्टिंग में ये स्लो रहेगा। ईज आउट में क्या होगा, एंडिंग में ये स्लो रहेगा, ठीक है। ईज इन आउट क्या होगा हमारे पास, स्टार्ट भी स्लो करेगा और एंड भी ये स्लो करेगा, ठीक है। और क्यूबिक बीजर में तुम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो विद द वैल्यू इन क्यूबिक बीजर फंक्शन। ये बेसिकली एक फंक्शन होता है जो कि मेजरली ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो होते हैं या फिर जो लोगो डिज़ाइन वगैरह करते हैं, एनिमेशन डिज़ाइन करते हैं, उनके लिए काफ़ी काम में आता है कि किस तरीके से तुम्हें पर्टिकुलर वैल्यूज़ दे के स्पेसिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे धीरे, कहाँ पे ज़्यादा, कैसे क्या
स्पेसिफिक होना चाहिए। तो मैं बस इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहे हैं, नॉट अ डिज़ाइनर टाइप थिंग। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी तुम अप्लाई कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लो, लीनियर में तुम्हें यहाँ पे मैं होवर करता हूँ तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ईज़ में दिया। ठीक है, ईज़ इन में तुम देखो यहाँ पे, ठीक है, ईज़ आउट एंड दिस इज़ ईज़ इन आउट। तो तुम्हें अलग अलग डेफिनेशन मिल चुकी है। जब भी कोई यूज़ करना हो कि भाई स्लो स्टार्ट करना है, स्लो एंड करना है, तो उस केस में हम यहाँ पे ईज़ यूज़ कर सकते हैं, बीच में फास्ट हो जाए। इस तरीके से तुम्हें जो भी यूज़ करना है अकॉर्डिंगली तुम इन प्रॉपर्टीज़ को, इन प्रॉपर्टी मतलब ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन की वैल्यू को तुम चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, हमने ऑलरेडी ट्रांजिशन दिया हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ ये ध्यान रखना, हमने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांजिशन दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने एक ही प्रॉपर्टी को मेंशन किया हुआ है, ये तुमने बाद में मेंशन किया हुआ है। सभी डिव पे ट्रांजिशन लगनी चाहिए, पर डिव 1 पे जो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए लीनियर वाला। डिव 2 पे हमारे पास ईज वाला होना चाहिए ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। इस तरीके से हमने अलग अलग पे मेंशन किया हुआ है स्पेसिफिकली। नेक्स्ट बात करते हैं डिले द ट्रांजिशन इफेक्ट। तो तुम चाहते हो कि यार ट्रांजिशन एकदम से होवर करने में चालू ना हो, इसकी बजाय थोड़ा 1 सेकंड डिले करे फिर उसके बाद चालू हो। जैसे कि मैंने ये माउस ले गया, अब वो 1 सेकंड के बाद यहाँ पर चालू हुई है। तो इसको कैसे हुआ ये, हमने यहाँ पे ट्रांजिशन डिले फंक्शन लगाया है, तो ट्रांजिशन डिले हमने प्रॉपर्टी लगाई है और इसमें हमने यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। 1 सेकंड बाद हमारी ट्रांजिशन चालू होनी चाहिए। ट्रांजिशन के साथ साथ हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे तुम यहाँ पे ये देखो कि हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वाला फंक्शन लगाया होवर करने पे कि भाई रोटेट हो जाए 180 डिग्री, और हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी पे हमने ट्रांजिशन भी लगा दिया। ट्रांजिशन हमने किस पे होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म पे भी होना चाहिए, और वो 2 सेकंड तक चलना चाहिए। तो हमें यहाँ पे किस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा, ट्रांजिशन में हमारे पास एक तो विड्थ बढ़ रही है 2 सेकंड तक, 100 से 300 हो जाएगी, हाइट भी 100 से 300 हो जाएगी। उसके साथ साथ हमारे पास ये रोटेट हो रहा है विद दी 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म हमने यहाँ पे लगाया है। तो अब ये कैसा ऐसा घूमता हुआ हमें ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे घूमता हुआ साथ साथ विड्थ भी बढ़ रही है, हाइट भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे मैं हॉवर कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने किया इस तरीके से, जैसे वो नहीं हो गया कुछ लट्टू घुमा रहे हैं या फिर बेबलेट टाइप घुमा रहे हैं, तो उस तरह का इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और साथ साथ हाइट और विड्थ दोनों बढ़ भी रही है। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन मिला दिया प्लस हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस में चेंजेस करना, मतलब एक्स एंड वाई डायरेक्शन में बड़ा करना, छोटा करना या मूव करना। और ट्रांजिशन मतलब कि हमें एनिमेशन लेके आना जब भी हम कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास एनिमेशन के बारे में। जैसे तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ मूव कर गया, वापस आ गया घूमता घूमता। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। दिस इज कॉल्ड एन एनिमेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेजर चीज़ होती है, यहाँ पे की फ्रेम नाम का एक पैरामीटर होता है। इसको हम समझेंगे कि होता क्या है। उसके बाद हम यहाँ पे एनिमेशन का नेम दे सकते हैं कि भाई किस नेम की या किस पे हमने एनिमेशन अप्लाई करी है। एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन डिले, कितनी बार एनिमेशन चलनी चाहिए, इटरेशन काउंट हो गया हमारे पास, एनिमेशन की डायरेक्शन, टाइमिंग फंक्शन। ठीक है, कि किस तरह का हमें टाइमिंग दिखना चाहिए, मतलब किस तरह की हमें प्रॉपर्टीज़ दिखनी चाहिए, एनिमेशन फिल्म मोड और एनिमेशन, ये जैसे शॉर्ट एंड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं @की फ्रेम रूल के बारे में। तो ये हमारे पास क्या होता है कि इसमें हम 2 स्टेट मेंशन करते हैं। ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, यहाँ पे सबसे पहले तुम यहाँ पे 2 चीज़ देखो। ये तुमने एक डिव पे प्रॉपर्टी अप्लाई करी है जिसमें ये 3 प्रॉपर्टी को तुम ऑलरेडी जानते हो। चौथी यहाँ पे 2 हमने नई प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, एनिमेशन नेम और एनिमेशन ड्यूरेशन। एनिमेशन नेम में हम मेंशन करते हैं कि किस मतलब उस एनिमेशन का नाम क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नेम नाम की यहाँ पे एनिमेशन बनाई हुई है। यहाँ पे तुम यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल नेम नाम की हमने एनिमेशन बनाई हुई है। एनिमेशन बनाने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे की फ्रेम नाम का एक सेलेक्टर यूज़ करते हैं और उसके अंदर डालते हैं उसका नेम। तो की फ्रेम नाम का, जैसे हम लिखते हैं ना क्लास का फिर नाम लिखते हैं, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे की फ्रेम और उसका नाम लिख दिया यहाँ पे। और उसके अंदर हमने यहाँ पे डाला कि हमें कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट तक जाना है। हमें यहाँ पे इनिशियल स्टेट से कोई मतलब नहीं है, चाहे बैकग्राउंड स्टेट आपकी यहाँ पे पिंक भी हो जाए, बैकग्राउंड कलर आपका यहाँ पे पिंक भी हो जाए,
तब भी हमें उससे कोई रिलेशन नहीं है, हमें सिर्फ ये पता है कि हमें रेड से येलो की तरफ जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, रेड से येलो की तरफ चले गए, तो इसके बाद जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर था पिंक, वो अपने यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमने एनिमेशन नेम दिया है कि भैया हमने इस डिव पे ये वाली एनिमेशन अप्लाई करी है, और जब ये एनिमेशन होगी तो वो 4 सेकंड के ड्यूरेशन में जाके कंप्लीट होगी। और एनिमेशन होगी क्या, कि हमें बैकग्राउंड कलर रेड इनिशियली होना चाहिए, और उसके बाद हमारे पास उसको कन्वर्ट करना है बैकग्राउंड कलर येलो में। जब ये आपकी एनिमेशन 4 सेकंड बाद कंप्लीट हो जाएगी, तो जो भी इसका डिफ़ॉल्ट कलर होगा वो उसमें वापस चला जाएगा। ठीक है, इसे मैंने रन किया, रन करते ही यहाँ पे देखो रेड से येलो कलर में चेंज हुआ। 4 सेकंड लगेंगे इसको कंप्लीट होने में, और इसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट कलर था उसमें ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास परसेंटेज की फॉर्म में हम दे सकते हैं कि एनिमेशन कब कब कितने परसेंट कंप्लीट होगी, तो उसमें उस उतने परसेंट पे हमें कौन कौन सी चीज़ों में चेंजेस करने हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की हमें वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ तो कॉमन ही है, ऑलरेडी हम जानते हैं, एनिमेशन नेम और एनिमेशन ड्यूरेशन। ये तो हम ऑलरेडी हमने देख लिया था पिछले वाले एग्जाम्पल में। अभी हम यहाँ पे हमने की फ्रेम एग्जाम्पल पे चीज़ें लगाई हैं। हमने कहा है कि अगर 0% एनिमेशन, मतलब अगर एनिमेशन 0% पे है, तो उस केस में हमें कलर दिखाना है रेड। अगर एनिमेशन 25% कंप्लीट हो चुकी है, तो उस केस में कलर हो जाना चाहिए हमारे पास बैकग्राउंड येलो। अगर एनिमेशन 50% कंप्लीट हो चुकी है, तो कलर हो जाना चाहिए हमारे पास ब्लू। और 100% कंप्लीट हो चुकी है, तो एनिमेशन का कलर हो जाना चाहिए हमारे पास, बैकग्राउंड का कलर हो जाना चाहिए हमारे पास यहाँ पे ग्रीन। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे फ्रॉम या टू मेंशन करने के बजाय परसेंटेज वाइज भी मेंशन कर सकते हैं कि कितने परसेंट कंप्लीशन ऑफ एनिमेशन पे हमें क्या क्या कलर दिखाने हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 सेकंड हमने यहाँ पे ड्यूरेशन लगाई है एनिमेशन की, तो पहला 1 सेकंड मतलब 0% क्या है 4 सेकंड का, मतलब एक तरह से वो जब पहला सेकंड होगा तो वो हमारे पास 0 से 1 वाला हमारे पास सपोज 0% वाली कैटेगरी में आ गया। 25% कितना हो गया हमारे पास, 1 सेकंड कंप्लीट हो चुका है उसके बाद का टाइम। फिर जब 2 सेकंड कंप्लीट हो चुका है तो हमारे पास उसके बाद का टाइम। जब 3 सेकंड कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद का टाइम। 3 से 4 वाला जो टाइम है उसमें हमें ये वाला कलर दिखाना है, ग्रीन वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा। इसको मैं रन करता हूँ दोबारा, देखो यहाँ पे, तो 4 सेकंड में जाके ये हमारे पास एनिमेशन कंप्लीट हो रही है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो हमारे पास रेड है। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली हम और प्रॉपर्टीज़ भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई लेफ़्ट पे, मतलब पोजीशन उन्होंने मेंशन कर दी स्पेसिफिकली कि जो ब्लॉक है वो हमारे पास 0 होना चाहिए, टॉप से हमारे पास 0 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने, क्योंकि हम लेफ़्ट और राइट टॉप प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इसका जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, हमारे पास रिलेटिव पोजीशन होगी। अगर स्टैटिक रखेंगे तो हम लेफ्ट एंड टॉप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसको भी देख लेते हैं हम यहाँ पे, इसे दिख रहा है, ये इस तरीके से ये जा रहा है। 0 पे यहाँ होना चाहिए, 25 पे यहाँ होना चाहिए, और 50 पे यहाँ होना चाहिए, 75 पे यहाँ होना चाहिए, इस तरीके से। तो यही हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। 2 चीज़ें हमने, एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, और की फ्रेम के अंदर यहाँ पे हमने एनिमेशन का नाम दिया है। इसके बाद हमने अलग अलग परसेंटेज पे कहाँ कहाँ पे उसकी CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी चाहिए वो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है। फिर हम एनिमेशन में डिले डाल सकते हैं, सेम केस एनिमेशन डिले, जैसे हमारे पास ट्रांजिशन डिले था वैसे ही एनिमेशन डिले। तो हमने 2 सेकंड डिले बाद चालू हो गई है, अब 2 सेकंड बाद चालू हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -2 सेकंड अगर हमने डिले डाल रहा है, नेगेटिव सेकंड भी हम यहाँ पे डिले डाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एनिमेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि 4 सेकंड की एनिमेशन थी, अगर मैं -2 सेकंड डिले कर रहा हूँ, मतलब कि एनिमेशन को उसकी टाइमिंग से पहले ही चालू कर रहा हूँ, तो वो मुझे कहाँ पे दिखेगी, जब वो 3 सेकंड पे पहुँच चुकी होगी, या 3 सेकंड पे, 2 से 3 सेकंड और 3 से 4 सेकंड, तो मैं वो वाला ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा। ऐसे तुमने यहाँ पे देखा, यहाँ से चालू हुआ, अभी दोबारा देखो यहाँ से चालू हो रहा है वो, वरना चालू कैसे होना चाहिए था, पहले ये 2 आने चाहिए थे। ठीक है, फिर उसके बाद जब 50% कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये वाला आना चाहिए था, ब्लू, ग्रीन और रेड। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ब्लू से चालू हुआ, फिर ग्रीन, फिर रेड, इस तरीके से। समझ गए? ठीक है। उसके बाद हम डाल सकते हैं कि इटरेशन काउंट डाल सकते हैं, कि मतलब कितनी बार एनिमेशन रिपीट होनी चाहिए। अभी तो हमने देखा कि सिर्फ एक बार एनिमेशन रिपीट हुई और एक बार बंद होगी, तो फिर बंद ही होगी वो।
इसमें हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि हमें 3 बार इटरेशन काउंट चाहिए, मतलब 3 बार एनिमेशन रिपीट हो। पहली बार होगी ये कंप्लीट, फिर ये जा रही है दूसरी बार के लिए, फिर अब इसके बाद ये जा रही है तीसरी बार के लिए। तो ये हो गया हमारे पास एनिमेशन कंप्लीट। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इन्फानाइट टाइम्स रिपीट करता ही रहे तो हम यहाँ पे इन्फानाइट भी डाल सकते हैं, तो ये रिपीट करता रहेगा। नेक्स्ट हो गया हमारे पास रन एनिमेशन इन रिवर्स डायरेक्शन और अल्टरनेट साइकिल्स। तो हमारे पास एनिमेशन हो गया, हमारे पास एनिमेशन की डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी होती है। अगर हमें रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना है, जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पे, अब ये पता है कैसे जा रहा है, जैसे तुम्हारा पहले था 0 से 100 की तरफ जा रहा था, रिवर्स में क्या हो गया हमारे पास, ये जाएगा 100 से 0 की तरफ। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पे गया, लेफ्ट में कितना हो गया 0 200, लेफ्ट कितना है 0, और यहाँ पे 200 कितना टॉप से 200 पिक्सल का डिस्टेंस हो गया, तो टॉप से 200 पिक्सल का डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, ठीक। इस तरीके से तो हमने यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में कर दिया एनिमेशन। ऑल्टरनेट हमने यहाँ पे ले लिया टू, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो इस तरीके से, पहली बार तो ये क्लॉकवाइज में गई, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज में जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल्टरनेट चल रहा है, फिर दोबारा क्लॉकवाइज में, फिर एंटी क्लॉकवाइज में, इस तरीके से। यहाँ पे हम इटरेशन काउंट अगर हम इन्फानाइट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 दे रखा था तो इटरेशन काउंट, अगर हम मोर इटरेशन काउंट कर देंगे तो हमारे पास इस तरीके से, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है। ऑल्टरनेट रिवर्स, इसमें मतलब क्या हो गया कि पहले तुम्हारा रिवर्स से स्टार्ट होगा, उसमें क्या हो रहा था, पहले क्लॉकवाइज से स्टार्ट हो रहा था, अब तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज से स्टार्ट हो रहा है एनिमेशन। ठीक है, पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इस तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट वही हमारे पास स्पीड करवा जाएगा, फिर हम यहाँ पे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर लीनियर, ईज इन ईज आउट, ईज इन एंड आउट, ये सब मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से समझ गए। तो वीडियो गेम लग रहा है ये, हैं? वीडियो गेम लग रहा था वो। हाँ, लगने में तो वैसे ही लग रहा था। तो वीडियो गेम में भी CSS यूज होती है क्या? अब कुछ कह नहीं सकते, मैंने कभी देखी नहीं वीडियो गेम की कोडिंग कैसे होती है। वैसा तो उसमें कोई यूनिटी नाम की हम इंजन यूज़ करते हैं, यूनिटी इंजन होता है हमारे पास भी, उसको चलाने के लिए, गेम्स को चलाने के लिए, एनिमेशन बनाने के लिए, बट उसके बारे में मुझे तो नॉलेज नहीं है। स्पेसिफाई द फिल मोड फॉर एनिमेशन, तो हम फिल मोड भी डाल सकते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड में, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो इस तरीके से कि भाई ये फिल जो हो रहा है वो हमारे पास फॉरवर्ड में हो रहा है। ठीक है, कि भाई फ्रॉम टॉप टू, मतलब टॉप पे हमारे पास इनिशियली 0 पिक्सल डिस्टेंस था, टॉप पे 200 हो गया और कलर हो गया हमारे पास ब्लू, इस तरीके से फिल मोड हो गया हमारे पास। ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है इसमें, बैकवर्ड के मोड में देख लो तुम यहाँ पे। ठीक है, इनिशियली पहले येलो था, फिर हमारे पास यहाँ पे रेड हो गया, बोथ हो गया इस केस में हमारे पास। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होगी ये हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से तुम मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसको सिंगल में तुमने यहाँ पे लिख दिया, एग्जाम्पल नाम का की फ्रेम हो गया हमारे पास 5 सेकंड का, हमें और डिले वगैरह एनिमेशन की ड्यूरेशन चाहिए। फिर हमारे पास टाइमिंग फंक्शन कौन सा हो गया, लीनियर हो गया, और एनिमेशन की डिले हमें 2 सेकंड चाहिए। फिर उसके बाद हमें इटरेशन काउंट चाहिए इन्फानाइट, और फिर डायरेक्शन चाहिए हमारे पास ऑल्टरनेट, कि पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, इस तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं टूल टिप के बारे में। टूल टिप एक काफ़ी तुम्हें जगह देखने को मिलेगा ना ये चीज़, जैसे कि हमारे पास बहुत बार हम पता है क्या करते हैं, एक वो आई बटन का आइकन आता है जब भी तुम देखो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उस पर जब क्या करते हो तुम हॉवर करते हो, तो हॉवर करने में तुम्हें एक ब्लॉक सा दिख जाता है जहाँ पे कंटेंट वगैरह लिखा होता है, उसको हम कहते हैं टूल टिप है ये। तो वही हम CSS के थ्रू बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं उसको देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हॉवर किया तो ऊपर की तरफ टूल टिप टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे साइड में आ रहा है, यहाँ पे बॉटम में आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट में आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं टूल टिप। तो ये इसकी CSS है। ठीक है, वैसे तो मैं तुम्हें इसको समझा सकता हूँ कि क्या लिखा हुआ है इन्होंने, एक छोटा सा एग्जांपल देके इसको समझ लेते हैं। चलो, तो मैंने तुमने पहले क्या किया, एक डिव नाम की क्लास, एक डिव बनाया तुमने और उसकी क्लास रख दी टूल टिप, और इस यहाँ पे तुमने हॉवर ओवर मी, तो मतलब इस पर तुम हॉवर करोगे, तुम चाह रहे हो कि अगर हम इस पर हॉवर करें तब हमें जो टूल टिप टेक्स्ट वाली क्लास जो स्पैन बनाया हुआ है हमने, जिसका नाम टूल टिप टेक्स्ट है, उसकी क्लास टूल टिप टेक्स्ट है, तो वो हमें यहाँ पे टूल टिप जो टेक्स्ट है वो हमें तब देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो उसके लिए हमने किया क्या, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इस वाली क्लास की पोजीशन क्या रखेंगे, रिलेटिव रखेंगे, और इस वाली की क्या रखेंगे हम, एब्सोल्यूट, क्योंकि हमें इसके साइड में या इसके ऊपर कहीं पे हमें दिखाना है। तभी हमने इसकी पोजीशन क्या रखी, एब्सोल्यूट रखी टूल टिप टेक्स्ट वाले की, और इसकी रखी हमने रिलेटिव। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख लो पोजीशन रिलेटिव, और यहाँ पे टूल टिप टेक्स्ट जो है यहाँ पे क्लास, उसकी पोजीशन हमने यहाँ पे रखी है एब्सोल्यूट। ठीक है, जेड इंडेक्स हमने 1 सेट किया है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसके नीचे जो कंटेंट होगा वो सब इसके नीचे आए और ये उनके ऊपर आए, इसलिए हमने यहाँ पे इसकी जेड इंडेक्स दी थी 1। अब यहाँ पे इस वाले के ऊपर बात करते हैं, होवर ओवर मी वाले की बात करते हैं। इसमें हमने यहाँ पे डिस्प्ले दिया है इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, और अपने यहाँ पे बॉर्डर बॉटम दे रखा है, मतलब नीचे से हमें लाइन देनी थी, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ नीचे वाली लाइन बॉर्डर बना दिया, उसको कर दिया डॉटेड कर दिया एक तरह से। ठीक है, अब मैंने टूल टिप और टूल टिप टेक्स्ट दोनों ही क्लासेस पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई करी है वही हमारे पास, सॉरी टूल टिप के अंदर जो टूल टिप टेक्स्ट है उसको हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी है। क्या अप्लाई करी है हमने, एक तो डाली विजिबिलिटी हिडन, इनिशियली वो क्या रहेगी, हिडन रहेगी हमारे पास। ठीक है, इसकी विजिबिलिटी क्या रहेगी, हिडन रहेगी। उसके बाद इसकी विड्थ होनी चाहिए इतनी, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए हमारा ब्लैक, कलर होना चाहिए इसका वाइट, टेक्स्ट होना चाहिए हमारे पास यहाँ पे सेंटर। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल और पैडिंग हमारे पास इतनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो टूल टिप के अंदर टूल टिप टेक्स्ट, मतलब ये टूल टिप के अंदर टूल टिप टेक्स्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब बंदा टूल टिप पे हॉवर करेगा तो हमें उसके अंदर जो पड़ी हुई टूल टिप टेक्स्ट नाम की क्लास है उसकी विजिबिलिटी प्रॉपर्टी को विजिबल के बराबर सेट कर देना चाहिए, जो कि इनिशियली हमारे पास हिडन सेट थी। तो वही हमने यहाँ पे किया है, ये देखो, समझ गए किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम CSS की अप्लाई करके ये सब चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं, टूल टिप लाइक थिंग्स। बाकी तुम इसको और थोड़ा सा डीपली समझ सकते हो, उन्होंने हर एक एलिमेंट या हर एक पार्ट को अलग अलग करके दिखाया है। अगर तुम्हें टूल टिप में ऐसे एरो चाहिए था, जैसे तुमने यहाँ पे देखा ना, ये एरो लाइक सिंबल, ये एरो लाइक सिंबल आता है यहाँ पे ना, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो वो तुम कैसे अप्लाई करोगे वो तुम्हें यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि टूल टिप एरो के केस में। तो तुम इसको खुद से पढ़ लेना, अगर तुम्हें कहीं पे ज़रूरत पड़े तो इस तरीके से यहाँ पे रीड करके एरो टाइप तुम सिंबल भी बना सकते हो, जैसे कि होवर ओवर में किया हमने, यहाँ पे एरो टाइप सिंबल हमें यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इमेजेस को स्टाइल करना है तो हम बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी दे सकते हैं। बॉर्डर रेडियस को अगर हम पिक्सल्स की फॉर्म में भी दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस हमने कर दिया जैसे 10 पिक्सल, 2 पिक्सल, 4 पिक्सल, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें इस तरह का देखने को मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि फुल सर्कल इमेज आ जाए तो उस केस में हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को 50% कर देते हैं, तो उस समय क्या मिलता है कि 50% जो भी करंट विड्थ थी उसका वो रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगी एक तरह से। ठीक है, तो बाकी तो कुछ है नहीं ऐसे खास, तुम ऑलरेडी इसको जानते ही हो, खुद से कर सकते हो, ओपेसिटी वगैरह डाल सकते हो। ठीक है, फ़िल्टर डालना है तो तुम ऐसे ग्रे स्केल नाम की प्रॉपर्टी आती है तो उसको तुम यूज़ कर सकते हो, इतना कोई खास है नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें इस तरह का वो बनाना है आइकन वगैरह की, जब हम ये बेसिकली हो क्या रहा है, जब हम इस पर हॉवर कर रहे हैं तो हमारे पास एक जो ब्लॉक होगा ये विजिबल हो रहा है, जिसकी पोजीशन सपोज एब्सोल्यूट होगी, और जो पीछे वाली इमेज थी उसकी हम ओपेसिटी को डाउन कर रहे हैं ताकि हमें ये वाला ब्लॉक जो है वो थोड़ा क्लियरली दिखे हॉवर करने पे। तो बस यही हमारे पास CSS इस पे लगी हुई है। अब तो तुम आई थिंक देख के समझ जाओगे कि क्या किस किस पे क्या क्या CSS लगी हुई है। इसमें क्या लगा हुआ है कि भाई हमने इमेज की जो ओपेसिटी थी वो बिल्कुल ज़ीरो कर दी हॉवर होने पे, और जो इसका बाहर जो कंटेंट था उस पर उसकी हमने विजिबिलिटी को, सपोज पहले वो हिडन था अब उसको हमने विजिबल कर दिया एक तरह से, समझ गए। तो इस तरीके से खुद से तुम अप्लाई कर सकते हो CSS की प्रॉपर्टी को ना। इमेज रिफ्लेक्शन ये कुछ खास नहीं है, इसको छोड़ दो। ऑब्जेक्ट फिट ये भी कुछ खास नहीं है। फिट कवर, मास्किंग बेसिकली क्या होता है कि तुम्हें सपोज तुमने सिंबल है, सिंबल के अंदर अब तुम्हें इमेज चाहिए, अब ऐसा नहीं कि इमेज के ऊपर चाहिए, अब तुम्हें सिंबल के अंदर इमेज चाहिए, उसको हम कहते हैं मास्किंग। ये भी हम एडोब इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। ये मास्किंग कैसे कर सकते हो, उन्होंने डायरेक्टली टूल्स बना रखे होते हैं कि आप ऐसे हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ों को काम कर सकते हो। बट अगर तुम्हें स्पेसिफिकली CSS के थ्रू करना है तो तुम इस तरीके से तुम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि कैसे करोगे। जैसे तुमने यहाँ पे W के अंदर ये वाइट सॉरी इसके अंदर तुमने इमेज डाल दी है, कैसे डालना है वो सब तुम यहाँ पे देख सकते हो। इतना कोई खास वो नहीं है, कंटेंट नहीं है। बटन तुम ऑलरेडी जानते हो, बटन कैसे क्रिएट करोगे, बटन पे तुमने यहाँ पे CSS अप्लाई कर रखी है, डिफ़ॉल्ट बटन हमारे पास ये होता है, CSS अप्लाई करके तुम इस तरह का बटन बना सकते हो। ठीक है, पेजिनेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे तुम यहाँ पे देखते हो मल्टीपल पेजेस आता है नीचे, तो वो तुम कैसे क्रिएट करोगे वो इन्होंने यहाँ पे समझा रखा है, पेजिनेशन कैसे क्रिएट करना है।
और पेजिनेशन अभी ऐसे नहीं होगा कि तुम ऐसे बटन पे क्लिक करोगे दूसरे पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें तुम्हें कंटेंट जो तुम्हारे पास आ रहा है आ, वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है, ठीक है, कि तुम बटन दबाओगे तो हमें ये वाला शो होना चाहिए, बटन दबाओगे तो फिर ये वाला शो होना चाहिए। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। बट करेंटली अगर तुम्हें लेआउट बनाना है कि सिर्फ तुम्हें ये वाले बटन्स वाला लेआउट बनाना है जो कि सिंगल डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो उस तरीके से तुम यहाँ पे कर सकते हो। काफ़ी सारे इन्होंने बता रखे हैं अलग अलग तरीके ना, नए बार तुम्हें ऑलरेडी बनाना आ ही गया था। और ये भी कोई खास नहीं है। सी में वेरिएबल्स देख लो, वेरिएबल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है सी के केस में। अगर तुम कुछ कलर्स को, कुछ नेम्स को, कोई प्रॉपर्टीज़ को अगर तुम मल्टीपल टाइम्स उनकी वैल्यूज़ को यूज़ करना चाहते हो, और तुम चाहते हो कि यार मैं सपोज़ अगर मैं चेंज करूँ तो सिर्फ एक जगह चेंज करूँ और बाकी सभी जगह उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो जाए, तो तुम उसके लिए सी के जो वेरिएबल्स हैं उनको तुम यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है, एग्जाम्पल के तौर पर तुम यहाँ पे देखो, जैसे कि तुम यहाँ पे रखोगे वेरिएबल, फिर यहाँ पे डालोगे एक तो नेम और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू डालोगे, ठीक है। जैसे कि तुमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, तुमने यहाँ पे डॉट डॉट मतलब यहाँ पे तुमने डाला है कॉलन, और फिर तुमने यहाँ पे डाला रूट, ठीक है। रूट का मतलब क्या हो गया कि तुम इसको एज ए ग्लोबल वेरिएबल सेट करना चाह रहे हो कि कोई भी अगर सी में तुम्हारी सपोज मल्टीपल फाइल्स भी हैं या सिंगल फाइल में भी तुम सी यूज़ कर रहे हो, मतलब इस पूरी फाइल में तुम अगर सी कहीं भी यूज़ करना चाहते हो, सेम कलर को यूज़ करना चाहते हो, तो तुम यहाँ पे डाल सकते हो। तुमने यहाँ पे डैश डैश करके डाला ब्लू, तो ब्लू का तुमने यहाँ पे हेक्स कोड डाल दिया है। अगर तुम सिंपली ब्लू यूज़ करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका हेक्स कोड होता है वो यूज़ हो जाता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है ब्लू का। पर तुमने यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया कि मैं ब्लू नाम से इसको बुलाऊंगा, तो मैं ब्लू नाम यूज़ करूँगा, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे ये वाला जो हेक्स कोड है इसकी वैल्यू यूज़ करनी है। सिमिलरली इन द केस ऑफ वाइट, जैसे कि तुमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के केस में तुमने यहाँ पे वेयर को कॉल किया, वेरिएबल फंक्शन को कॉल किया, और उसमें तुमने यहाँ पे ब्लू कलर जो तुमने यहाँ पे डाला था उसको तुमने यहाँ पे कॉल कर लिया, तो बैकग्राउंड जो होगा तुम्हारा वो इस कलर का हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली तुम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे तुमने यहाँ पे वाइट यूज़ किया है इस तरीके से। तो रूट इस अगर तुम रूट नाम से बनाते हो तो उससे क्या होगा, ये एक ग्लोबल वेरिएबल के रूप में बनेगा। बट तुम लोकल वेरिएबल भी बना सकते हो। लोकल वेरिएबल तुम किस तरीके से बनाओगे, लोकल वेरिएबल तुम बनाओगे एग्जाम्पल के तौर पर अभी नेक्स्ट में देखते हैं। जैसे ये तो हो गया हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। हाँ, लोकल वेरिएबल तुम्हारे पास यहाँ पे आ गया। तो तुमने इस केस में क्या किया, तुमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। हर एक जैसे बटन, तुमने यहाँ पे बटन नाम का सिलेक्टर बनाया, बटन को तुम कॉल करो जहाँ पे भी बटन यूज़ हो रहा है, तो उसके अंदर तुमने यहाँ पे 2 हाइफन देके और यहाँ पे तुमने जो भी नाम लिखना था वो यहाँ पे लिख दिया और उसके यहाँ पे कलर की वैल्यू लिख दी। अब तुम ये जो यूज़ कर सकते हो वो सिर्फ इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही यूज़ कर सकते हो, बाहर इन पे कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको इन पे यूज़ करना है तो उस केस में तुम्हें यहाँ पे इसको एज ए ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, एक तरीके का प्राइवेट वेरिएबल हो गया है। हाँ, लोकल हो गया एक तरह से, तभी तो लोकल कह रहे हैं ना। अगर तुम्हें सपोज इस ब्लू को ओवरराइड करना है अपने उसमें कि भाई अभी तो मैं हर जगह तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ पर मेरे को डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ नहीं करना, अब मुझे कोई मेरी पर्टिकुलर वैल्यू यूज़ करनी है तो मैं इसको ओवरराइड कर देता हूँ। तो ओवरराइड कैसे करोगे, तुमने यहाँ पे इनिशियली ब्लू डिफाइन कर रखा है, तुम जिस भी उसमें गए और यहाँ पे तुमने ब्लू कर रखा, दोबारा से एक न्यू वैल्यू असाइन कर दिया। और जब भी तुम यहाँ पे कॉल करोगे ब्लू, तो वो एक नई वैल्यू वाला ही ब्लू जो तुमने यहाँ पे सेट करी है वो वाला ही यूज़ होगा, ना कि ये वाला यूज़ होगा। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल जावा में यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस। हाँ, सेम कॉन्सेप्ट। सी हो गया। वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट इसको हम बाद में कभी देखेंगे। वेरिएबल्स इन मीडिया क्वेरी, इसको भी हम बाद में देखते हैं, ठीक है। CSS बॉक्स साइजिंग के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो बॉक्स साइजिंग में हमारे पास क्या होता है कि अगर तुम यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, तो इसमें क्या होता है कि तो जो भी तुम्हारा बॉक्स का साइज़ होगा उसमें तुम दो तीन चीज़ों को और कैलकुलेट करोगे, विच अलाउ अस टू इंक्लूड दी पैडिंग इंक्लूड कर लेगा और वो बॉर्डर को भी इंक्लूड कर लेगा इन टोटल विड्थ एंड हाइट में, ठीक है। जैसे कि तुम्हारी करेंटली एग्जांपल के तौर पे तुम ये ले लो, जैसे तुम्हारा अभी करेंटली ये था, तुमने इसको अब हाइट और विड्थ दोनों दे दी, तो उस केस में सपोज़ तुम्हारा इतना बढ़ गया, तुमने सपोज़ बॉर्डर की मोटाई भी दे दी इतनी ज़्यादा, ठीक है। ये तुम्हारी बॉर्डर की जो वो है मोटाई है वो इतनी होगी तुम्हारी, तो अब तुम बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, तो उस केस में तुम इन सब वैल्यूज़ को एज अ इंक्लूड कर सकते हो इन टोटल विड्थ एंड हाइट, ठीक है। तो विड्थ प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर इज इक्वल टू एक्चुअल विड्थ ऑफ द एलिमेंट। सिमिलरली हाइट प्लस
पैडिंग प्लस बॉर्डर इज इक्वल्स टू एक्चुअल हाइट ऑफ द एलिमेंट। मार्जिन को कैलकुलेट नहीं किया हमने, इन तीनों चीज़ों को जो कि खुद की होती हैं एक एलिमेंट की, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो डिव इज़ बिगर, विड्थ इज इतना हो गया हमारे पास। ये हम बेसिकली क्यों यूज़ कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे हाइट विड्थ कितनी 300, हाइट 100 और ये हमने बॉर्डर डाल दिया। ठीक है, डिव 2 के केस में भी हमने यहाँ पे कुछ डाला है। ठीक है, बॉर्डर वगैरह डाला है, पैडिंग डाली है, ये सब डाली है, तो अब ये इतना बड़ा हो गया ये। पर अगर तुम यहाँ पे भी कैलकुलेट करोगे कि भाई इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, तो वो अभी भी इतने की इतनी ही आएगी जितने तुमने यहाँ पे सेट करी है। इन दोनों को हमने यहाँ पे इसमें ऐड नहीं किया होगा, पर एक्चुअली तुम्हारा बॉक्स देखो कितना बड़ा हो चुका है। तो इस केस में फिर तुम क्या करोगे, बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी को यूज़ करोगे, जो कि तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर देखो यहाँ पे बॉक्स साइजिंग इज इक्वल्स टू बॉक्स बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इसने जो उसकी विड्थ थी उसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। बोथ डिव्स आर ऑफ सेम साइज नाउ। ठीक है, समझे कॉन्सेप्ट को? ठीक है, नहीं समझ ठीक आया? है। दोबारा दिखाऊं? यहाँ पे तुम देखो, पहले वाली 300 100, तुमने यहाँ पे पैडिंग डाली 50 पिक्सल की। ठीक है, पैडिंग हटा दो ना, क्या पैडिंग पैडिंग हटा हटा दो। दोगे तुम? ठीक है, तो ये देखो अभी छोटा हो गया। ठीक है, हाँ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस केस में क्या आता हमारे पास, तुमने यहाँ पे क्या ऐड किया, यहाँ पे 50 पिक्सल की यहाँ पे पैडिंग ऐड करी। बोथ डिव्स आर, एक्चुअली प्रॉब्लम इसमें देखो क्या है, मैं एग्जाम्पल के रूप में तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे। When you set the height, width and height of an element, the element often appears bigger than you have set। ये तो तुम समझ ही गए, तुमने अगर सेट कर दिया इन सब चीज़ों को, बिकॉज द एलिमेंट बॉर्डर एंड पैडिंग आर एडेड टू द एलिमेंट स्पेसिफाइड विड्थ एंड हाइट। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 divs शो किए जिनका विच हैव दी सेम विड्थ एंड हाइट। इन दोनों की क्या था, हमारे पास विड्थ और हाइट दोनों की सेम थी। हमने यहाँ पे क्या हुआ, एक्स्ट्रा पैडिंग ऐड कर रखी थी, इसकी वजह से हमें ये बिगर दिख रहा था। ठीक है, बॉक्स साइजिंग सॉल्व दिस प्रॉपर्टी। बॉक्स साइजिंग करता क्या है, प्रॉपर्टी अलाउ अस टू इंक्लूड द पैडिंग एंड द बॉर्डर इन एन एलिमेंट टोटल विड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो बॉक्स साइजिंग इज इक्वल्स टू बॉर्डर बॉक्स ऑन एन एलिमेंट, पैडिंग एंड बॉर्डर्स आर इंक्लूडेड इन द विड्थ एंड हाइट। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे दोनों ही वो हमें सेम से साइज में यहाँ पे दिखने लग गए। समझ गए? ठीक है, ये और ये। ठीक है, ठीक है। Since the result of using the box sizing is equals to border box is so much better, many developers want all the elements on their page to work this way। तो इसलिए हम यहाँ पे सभी ऑल एलिमेंट्स पे यहाँ पे बॉक्स साइजिंग इज इक्वल्स टू बॉर्डर बॉक्स के बराबर कर देते हैं, ताकि सभी के सभी ऑलमोस्ट जो हैं वो एक जैसे दिखें, जिनकी सेम विड्थ और हाइट हो, चाहे उसमें हमने पैडिंग कुछ भी लगा रखी हो। ठीक है, ठीक है, मतलब वो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि अगर किसी बंदे ने पैडिंग चाहे कुछ भी लगाई हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पैडिंग या बॉर्डर उसने कुछ भी अप्लाई किया हो, हमें सिर्फ ये मतलब है कि अगर हमने किसी भी 2 एलिमेंट्स को सेम विड्थ और हाइट दी है तो हमें चाहते हैं कि वो दोनों सेम ही दिखें। समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द मीडिया क्वेरी। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से समझो, इसका स्ट्रक्चर को ढंग से समझो। तो क्या होता है कि हम जो वेबसाइट बनाते हैं, अब वो ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ लैपटॉप पे चले, हम चाहते हैं कि यार वो मल्टीपल डिवाइसेस पे चले, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया और आपका टैब हो गया, या कोई छोटी मोटी स्क्रीन भी होगी, तो उस पर भी हमें ढंग से एक व्यू चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अब जैसे हम उसको वेबसाइट को छोटा करें तो वो पूरा ख़राब हो जाए एक तरह से ना। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि यार अगर सपोज़ डिवाइस की स्क्रीन बड़ी है तो हमारे फ़ॉन्ट जो हैं वो थोड़े से बड़े आएँ। सपोज़ एग्जांपल के रूप में हमारी इमेजेस जो हैं वो थोड़ी बड़ी दिखे, पर अगर डिवाइस की स्क्रीन छोटी है तो हमारी इमेजेस भी छोटी दिखे और फ़ॉन्ट भी थोड़ा छोटा दिखे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास टूल है दैट इज़ नोन एज द मीडिया क्वेरीज, इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो मीडिया क्वेरी हमारे पास CSS 3 में आई थी मेजरली, जो कि एक्सटेंशन था CSS 2 के अंदर। ऑलरेडी CSS 2 के अंदर भी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, बट मीडिया क्वेरी जो है वो CSS 3 के अंदर मेजरली आई थी, जो कि हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस। इसको हमें यूज़ कैसे करना है, इसका सिंटेक्स क्या रहता है उसको देखो यहाँ पे। तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे @media, फिर आप यहाँ पे डालोगे नॉट। आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, या तो आप यूज़ करो नॉट
या फिर यूज़ करो ओनली, या फिर आप एंड भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे 3 ऑप्शन रहते हैं, यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे एंड, नॉट और ओनली। फिर आप लिखोगे यहाँ पे मीडिया टाइप, कि किस टाइप का आपका मीडिया है, स्क्रीन है या कुछ और चीज़ है, ठीक है, प्रिंटर है या कुछ और चीज़ है। उस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि किस डिवाइसेस पे आपको ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। उसके बाद आप लिखोगे एंड, फिर आप यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखोगे, ठीक है। फिर जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा वो आप यहाँ लिखोगे, और फिर यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम यहाँ पे, अब तुम इन CSS की प्रॉपर्टीज़ को कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ये भी तुम लिंक पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो कि हम चाह रहे हैं कि जब भी कोई प्रिंटर हमारी उसको कॉल करे तो हम ये वाली CSS की स्पेसिफिकली ये वाली स्टाइल शीट यूज़ करें, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर जब भी हम कोई प्रिंटर हमारे प्रिंट एक तरह से होगी हमारे पास, सपोज हम प्रिंट कमांड दी हमने किसी पर्टिकुलर पेज को, तो उस केस में क्या हो कि हम इस पर्टिकुलर स्टाइल शीट जिसका हमने यहाँ पे लिंक दिया है print.css को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम किसके थ्रू मेंशन कर रहे हैं, मीडिया क्वेरी के थ्रू हम पहचान रहे हैं कि कब कब ये प्रिंटर ने कॉल किया है, तभी हमें ये दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डाल सकते हैं जो हमारे पास मीडिया टाइप है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि भैया ये प्रिंट में काम आना चाहिए, यूज़ फॉर प्रिंटर। तो यहाँ पे हम प्रिंट लिख देंगे, फिर हम कर देंगे एंड, फिर उसके बाद जब भी हम एक्सप्रेशन देना चाहते हैं कि मिनिमम विड्थ इतनी है या कुछ और चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमने ये वाली इस तरीके से लिंक में भी डाल के कर सकते हैं कि भाई अगर कुछ इस तरीके से छोटा हो या कुछ कोई और मीडिया टाइप हो, तो उस केस में हम ये वाली स्टाइल शीट जिसका हमने यहाँ पे लिंक दिया है उसका यूज़ करें, ठीक है। मीडिया टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल मतलब सभी डिवाइसेस पे, चाहे वो किसी भी तरह के हों, सब पे अप्लाई होनी चाहिए ये। प्रिंट मतलब ओनली फॉर प्रिंटर्स, स्क्रीन मतलब मल्टीपल स्क्रीन, जैसे कि टैबलेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, इस तरीके से। स्पीच मतलब कि जो ऐसे पेज जहाँ पे सिर्फ रीडिंग करने का काम में आता है, स्क्रीन रीडर्स वगैरह लगा हुआ है, वहाँ पे तुम्हारे कुछ ऐप से अप्लाई करना है, ठीक है। मीडिया क्वेरी सिंपल एग्जांपल तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे तुमने सबसे पहले मीडिया का वो बनाया कि मीडिया क्वेरी हम यूज़ कर रहे हैं, फिर हमने मेंशन किया कि हम सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि अगर तुम्हारी मिनिमम विड्थ जो है वो 480 पिक्सल है, मिनिमम कम से कम तुम्हारी 480 पिक्सल रहनी चाहिए विड्थ, तो उस केस में तुम यहाँ पे बॉडी को लाइट ग्रीन कलर का दिखाओगे। अगर तुम्हारी मिनिमम विड्थ, अगर तुम्हारी विड्थ जो है वो 480 पिक्सल से कम गई, तो उस केस में जो भी तुम्हारा डिफ़ॉल्ट कलर तुमने डाल रखा होगा वो तुम्हारा दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, अभी तुम्हारी विड्थ कितनी है, 705 पिक्सल हमारे पास यहाँ पे इसकी विड्थ है। अब मैं इस ब्राउज़र को लेके चलता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ, ये देखो थोड़ा बड़ा है अभी। यहाँ पे देखो कितनी 480 से कम कह रहे हैं, यहाँ पे हमने कितनी है 580 है, तो मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ, यहाँ पे कम करता गया। जैसे ये 480 से कम होगी तो उस केस में हमारा कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मीडिया क्वेरी को लगाया है। किस पे लगाया है, सिर्फ स्क्रीन पे अप्लाई होगी, बाकी किसी डिवाइसेस पे अप्लाई नहीं होगी है। इसके साथ साथ और प्रॉपर्टी पे अप्लाई कर सकते हैं हम CSS की, और ये हमने किस पे बैकग्राउंड कलर डाला है, किस पे डाला है, बॉडी पे डाला है, ठीक है। तो पहले तुम यहाँ पे सेलेक्टर मेंशन करोगे किस पे डालना है, फिर उसके बाद तुम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को मेंशन कर सकते हो जब भी तुम्हारी विड्थ जो है इससे ज़्यादा हो रही है। तो सिमिलरली इस केस में यहाँ पे तुमने लेफ्ट साइड बार मेन, इसको यहाँ पे एग्जांपल देखो, इसे तुम देखो कभी कभी मेन्यू जो है अभी ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, और जब तुम्हारा विड्थ सपोज छोटी हो जाएगी 480 पिक्सल से, तो उस केस में यहाँ पे तुम क्या होगा, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है 480 पिक्सल से ज़्यादा हुई तो हमें इस तरीके से दिख रहा है, 480 पिक्सल से कम हुई तो उस केस में हमें इस तरह से दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे मल्टीपल जो तुम्हारा डिफ़ॉल्ट था, सपोज डिफ़ॉल्ट वाला तुम्हारा ये था, ये सब तुम्हारा डिफ़ॉल्ट CSS थी, और तुमने मेंशन कर रखा है कि अगर मतलब डिफ़ॉल्ट CSS तो अप्लाई होगी, बट तुम कुछ CSS को ओवरराइड कर रहे हो। जैसे इस केस में तुम यहाँ पे ये देखो ये वाला हो रखा है, अगर तुमने इनको ओवरराइड नहीं किया होता तो तुम्हारा ये वाला दिखता है बाय डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है। जैसे तुमने यहाँ पे लेफ्ट साइड बार देखो, यहाँ पे कौन सा लेफ्ट साइड बार है, तो तुमने यहाँ पे ऑलरेडी विड्थ मेंशन है वैसे तो, बट स्पेसिफिकली तुमने कह रखा है कि अगर 480 पिक्सल से ऊपर जाए तो हमारी को विड्थ चाहिए 200 पिक्सल की, और वो फ्लोट हो जाना चाहिए लेफ्ट के अंदर, ठीक है। फ्लोट हो गया सारे के सारे ये लेफ्ट के अंदर, ठीक है। ठीक है। और मेन तुम्हारा रहना चाहिए मार्जिन लेफ्ट उसकी रहनी चाहिए 216 पिक्सल, अगर तुम्हारा ज़्यादा है 216 पिक्सल मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके साथ साथ तुम्हारी ऑलरेडी तुमने यहाँ पे कुछ CSS ऑलरेडी ऐड कर रखी है, तो ये ये अप्लाई हो रही है ऑलरेडी, ठीक है। कुछ अप्लाई हो रही है जो सिर्फ वैसे तो मार्जिन लेफ्ट जो है वो स्पेसिफिकली हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, ये मीडिया क्वेरी के हमारे पास एग्जांपल्स हैं, मल्टीपल डिवाइसेस में उन्होंने दिखा रखा है।
एग्जाम्पल के तौर पर तुम यहाँ पे और देख सकते हो, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि भाई स्क्रीन पे लगाना है और मैक्सिमम विड्थ जो होनी चाहिए वो तुम्हारी 992 पिक्सल होनी चाहिए अगर तुम इसको अप्लाई कर रहे हो तो मैक्सिमम विड्थ। तो तुम्हारे यहाँ पे दे रखा है कि ब्लू, अगर मैक्सिमम विड्थ तुम्हारी इतनी है तो तुम ठीक है। अगर तुम्हारी इससे बड़ी विड्थ होगी तो उस केस में जो इसकी डिफ़ॉल्ट था, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो, और यहाँ पे हमने और भी लगा रखा है मैक्सिमम विड्थ अगर 600 हो गई तो उस केस में हमें कलर मिलना चाहिए ऑलिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी मैक्सिमम विड्थ कितनी होगी, 600 से ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, ये होगी हमारे पास देखो 600, ठीक है। कितनी है हमारे पास मैक्सिमम विड्थ 600 है, तो हमें यहाँ पे ऑलिव कलर दिख रहा है। अगर इससे ज़्यादा हो गई तो मैक्सिमम विड्थ 992 के केस में आ जाएगा ये, तो ये हमारे पास ऊपर गया 992 के केस में आ गया। अब इससे बड़ी करेंगे हमारे पास, अब वैसे हमारी फुल साइज़ इतनी है, पर अगर हम इससे बड़ी करेंगे तो उस केस में हमें फिर ये टैन कलर के बैकग्राउंड कलर दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया। सिमिलरली मीडिया क्वेरीज फॉर मेन्यू के केस में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रुप में देख लो। अभी ये हो गया हमारे पास इस तरह का मेन्यू दिख रहा है जिसमें कि हमने फ्लोट सबको लेफ्ट की तरफ कर रखा है। बट अगर हमने मीडिया क्वेरी लगा रखी है कि अगर हमारे पास मैक्सिमम, अगर हमारे पास 600 पिक्सल से कम जाएगा, ठीक है, तो उस केस में हमें यहाँ पे फ्लोट तो हमारे पास जीरो हो जाएगा, कोई भी फ्लोट नहीं करना हमें, और सबकी विड्थ कर देनी 100%, मतलब कि सारे के सारे ऐसे ऐसे आ जाएंगे वर्टिकल वे में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख लो 600 से कम गई, ये सारे के सारे वर्टिकल मेन्यू बन गया, ठीक है। ठीक है। सिमिलरली तुम मीडिया क्वेरी फॉर कॉलम्स भी अप्लाई कर सकते हो, फॉन्ट में भी अप्लाई कर सकते हो किसी चीज़ के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मीडिया क्वेरी और फ्लेक्स बॉक्स दो चीज़ें जो कि आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तुमने बहुत बार तुम टर्म सुनोगे, वेबसाइट, माई वेबसाइट इज़ रिस्पॉन्सिव, ठीक है, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो रिस्पॉन्सिव का बेसिकली मतलब होता है कि वो हर एक स्क्रीन साइज़ पे उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है अपने आप को, ठीक है। तो तुम स्पेसिफिकली उसकी CSS खुद से लिखते हो या फिर तुम ऐसी CSS यूज़ कर सकते हो जो कि ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है। जैसे तुम बूटस्ट्रैप होता है, तो बूटस्ट्रैप वाली CSS जो तुम यूज़ करते हो तो वो उन्होंने पहले से ही लिखी होती है रिस्पॉन्सिव के लिए। उन्होंने खुद से ही मीडिया क्वेरीज वगैरह लिखी हुई होती हैं कि अगर डिवाइस की, उनको पता होता है मेजरली डिवाइसेस के साइज़ क्या क्या होते हैं। जैसे तुम अगर कंप्यूटर लोगे तो उसकी जो विड्थ है या हाइट है मैक्सिमम व्यू पोर्ट की, वो कितनी होती है। फिर तुम अगर मोबाइल लेते हो तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टैंडर्ड साइजेस जो होते हैं ना विड्थ और हाइट के, उसके अकॉर्डिंग वो ऑलरेडी CSS को लिख के रखते हैं कि अगर इससे छोटा जाएगा, इससे बड़ा जाएगा तो क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑलरेडी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखे होते हैं, तो इसलिए लोग खुद की CSS लिखने की बजाय बूटस्ट्रैप यूज़ करना पसंद करते हैं, ठीक है। जब हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी देखेंगे, जो कि हम CSS के जस्ट बाद नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम फ्लेक्स बॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है हमारे पास, जैसे हमें, मतलब ये क्या करता है, तुम्हारा जो भी कंटेंट है, जो जहाँ भी तुमने फ्लेक्स बॉक्स यूज़ किया है, उसको वो ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ग्रिड हो गया हमारे पास, ये ग्रिड मतलब कि इस तरीके से टेबल्स कह लो तुम, ये ग्रिड कह लो, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके हिसाब से तुम यहाँ पे कंटेंट को अपने यहाँ पे अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो करता कैसे उसको देखते हैं यहाँ पे। तो फ्लेक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल, ठीक है। तो बिफोर दी फ्लेक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल देयर वर 4 लेआउट मॉड्यूल। जैसे हमने देखा था, ब्लॉक पढ़ा था हमने, इनलाइन पढ़ा था हमने, टेबल्स पढ़ी थी 2 डायमेंशन टेबल्स, ठीक है, पोजीशन हमने पढ़ी थी, ठीक है। बट फ्लेक्स बॉक्स एक तरह से डायरेक्टली यूज़ करने का तरीका है हमारे पास। तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं क्लास फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर और यहाँ पे डिव डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक सिंगल लाइन में अरेंज हो जाएगा। वैसे तो मैं देखा होगा, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि जो हर एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है उसका कितनी विड्थ होती है हमारे पास, 100% विड्थ होती है, ठीक है। दूसरा होता है इनलाइन एलिमेंट, जो तुम्हें बताया जितना स्पेस तुम्हें रिक्वायर्ड करेगा, मतलब जितना कंटेंट लिखोगे उतना ही वो स्पेस तुम्हारा खाएगा, उसको हम कहते हैं इनलाइन, कहते हैं एलिमेंट्स को। तो अब हम चाहते हैं क्योंकि सब जो है वो उतनी जगह खाएं जितनी उनको रिक्वायर्ड है, प्लस हम उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, बजाय कि फ्लोट लेफ्ट यूज़ करने के हम यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास, ठीक है। फ्लेक्स डिस्प्ले, हम यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी को क्या सेट करेंगे, पहले फ्लेक्स सेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो भी ये सारे के सारे थे वो अपने आप लेफ्ट में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्स कंटेनर के बारे में।
तो इसमें हमारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि फ्लेक्स डायरेक्शन होती है, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट। तो मैं तुम्हें ये जो चीज़ है ना सारी की सारी ढंग से याद होनी चाहिए। याद रखो, फ्लेक्स बॉक्स और मीडिया क्वेरीज तो तुम्हें पता हो, थोड़ी बहुत ओवरव्यू हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें फ्लेक्स का काफ़ी अंदाजा रहना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्स बहुत ज़्यादा जगह बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। बजाय कि तुम फ्लोट लेफ्ट करके यूज़ करो फिर वो कंटेंट को अरेंज करें, इसकी बजाय डायरेक्टली तुम फ्लेक्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन उन्होंने बता रखी है। अभी क्या हुआ था कि ऑटोमेटिकली इसने क्या किया था, सबको एक रो में अरेंज कर दिया था। ठीक है। और हम चाहते हो कि तुम ये वर्टिकली अरेंज हो जाए खुद से, इवनली स्पेस्ड, तो तुम उस केस में यहाँ पे फ्लेक्स के अंदर, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन के अंदर लिख दो कॉलम। ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स करके फ्लेक्स डायरेक्शन के अंदर लिख दो तुम कॉलम, तो वो कॉलम की फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। अगर तुम रिवर्स करोगे, कॉलम रिवर्स, इसका मतलब क्या हो गया, जो भी कंटेंट है तुम्हारा, जैसे अभी तुमने 1 2 3 लिखा है तो वो 3 to 1 में 3 कन्वर्ट to हो 1 हो जाएगा, जाएगा। है ना। ठीक तो मतलब कॉलम तो रहेगा बट वो 3 to 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉलम रिवर्स कहते हैं ठीक इसको हम। ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन अगर तुम रो रखोगे तो वही तुम्हारा सिंपल रो की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। अब फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्लेक्स रैप क्या होता है हमारे पास, जब भी तुम्हारा मैक्सिमम फ्लेक्स में पता है क्या होता है, वो तुम्हारे जो ये ग्रिड है वो उनको 12 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है। 12 ब्लॉक्स में डिवाइड करता है वो। बट अगर तुम्हारा कंटेंट जो है वो 12 से ज़्यादा हो रहा है तो फिर वो उसको नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देगा। ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि इसमें यहाँ पे 12 कॉलम्स होते हैं, 12 कॉलम से अगर तुम्हारा कंटेंट बाहर निकल रहा है तो वो उसको नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देगा ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के तौर पर तो मैं दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो, फ्लेक्स रैप में हमने लिख दिया यहाँ पर रैप। ठीक है। अभी तुम्हारा जो साइज़ है वो छोटा है, सबसे बड़ा जो तुम्हारी विड्थ होती है ना 100% विड्थ में, वो तुम्हारा मैक्सिमम 12 आ सकता है। ठीक है। ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल बिलो हैव द 12 फ्लैक्स आइटम्स सो टू बेटर डेमोन्स्ट्रेट, ये सब हो जाएगा। मेजरली कितने भी ये तुम कर सकते हो, बट तुम्हारे इस पे डिपेंड करता है ये तुम्हारे इसके साइज़ पे। ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अरेंज करता है, इसमें तुम्हें मीडिया क्वेरी की जरूरत नहीं है कि भाई इतना रहना चाहिए, इतना होना चाहिए। मेजरली यहाँ पे 12 के आसपास रहते हैं, बट तुम इससे ज़्यादा भी मतलब तुम इसको एडजस्ट करोगे विड्थ को तो ऑटोमेटिकली वो कम ज़्यादा भी कर सकता है। ठीक है। ठीक है। तो उसको हमने फ्लेक्स रैप को रैप कर दिया। नाउ रैप में हमारे पास क्या हो जाएगा कि भैया ये जो है वो सारे के सारे एक ही लाइन में आए। तुमने ऑलरेडी नाउ रैप वाली प्रॉपर्टी भी देखी थी जिसमें वाइट स्पेस में मैंने यूज़ किया था नाउ रैप, शायद, है ना। हमने ऑलरेडी एक बार यूज़ किया था नाउ रैप। तुम इसको दोबारा अपने लेक्चर को तुम रिवाइज करोगे तो उसमें तुम देख लेना कि कहाँ पे हमने नाउ रैप यूज़ किया था। तो वहाँ पे भी हमने मतलब एक तरह से वो उसमें सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया था उस चीज़ को। ठीक है। रैप रिवर्स में हम क्या करेंगे, अब इसको बेसिकली उल्टे काउंटिंग से चालू हो जाएगा ये। ठीक है। इस तरीके से समझ रहे हो। ठीक है। तुम्हें अगर कैलकुलेटर जैसा डिज़ाइन बनाना है तो तुम कैलकुलेटर जैसे डिज़ाइन इस तरीके से बना सकते हो। फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी इज शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप की है। तो रो और रैप यहाँ पे मतलब तुम मेंशन कर सकते हो फ्लेक्स फ्लो में कॉलम में करना है या फिर रो में करना है, इस तरीके से। जस्टिफाई कंटेंट में क्या होता है कि तुम्हारा जो है वो लेफ्ट और राइट से सेम डिस्टेंस पे तीनों के तीनों बीच में मतलब सेंटर में अगर तुम करोगे तो सेंटर में अरेंज हो जाएंगे ये इस तरीके से। ठीक है। अगर तुम इसको करोगे फ्लेक्स के स्टार्टिंग में तो फ्लेक्स के स्टार्टिंग में आ जाएंगे ये। फ्लेक्स के एंड में करोगे, यहाँ पे एंड कर दोगे तो यहाँ पे ये एंड में आ जाएंगे। ठीक है। प्रॉपर्टी से हमारे पास ये चीज़ हो जाती है। स्पेस अराउंड में क्या होता है हमारे पास दोनों तरफ इन सब के बीच में जो है प्रॉपरली इवनली एक स्पेस आ जाएगा। ठीक है। सही। स्पेस बिटवीन मतलब इन सब के बीच में पूरा स्पेस ढंग से एकदम स्पेस, पहला वाला एंड में फिर बीच में इस तरीके से। ठीक है। ठीक है। अलाइन आइटम्स में वहाँ हो जाएगा कि अलाइन कैसे करना है हमें फ्लेक्स आइटम्स को, जैसे कि हमें करना है सेंटर के अंदर। जैसे तुम्हारा ये ब्लॉक है उसके, तुम्हें इसको सेंटर में करना है अलाइन। ठीक है। इन सब के बीच में। ठीक है। फ्लेक्स स्टार्ट में करोगे तो ऊपर से हो जाएगा, मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं करेंटली। ठीक है। अलाइन आइटम्स के केस में फ्लेक्स एंड में तो एंड में नीचे की तरफ आ जाएगा ये। अलाइन आइटम्स स्ट्रेच, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, जितनी प्रॉपर विड्थ है वहाँ तक ये सारे के सारे आइटम्स जो हैं इन सब की जो विड्थ है सॉरी हाइट है वो स्ट्रेच हो जाएगी हमारे पास। ठीक है। ठीक है। बेस लाइन में क्या हो गया हमारे पास, ये नीचे से जुड़ा रहेगा एक तरह से। इन दिस एग्जाम्पल यूजिंग डिफरेंट साइज टू डेमोन्स्ट्रेट दी अलाइनमेंट। दिख रहा है तुम्हारा,
ठीक है, क्या चीज़ है ये? ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है. वैल्यूज अलाइन दी फ्लेक्स आइटम सच एज देयर बेस लाइन. बेस अलाइन मतलब कि जो इनका बेस है ना वो अलाइन रहेगा. जैसे ये नंबर वर्ड्स का देखो आप, 4, 3, 2, 1, इन सबका जो बेस है वो अलाइन है. अच्छा। ठीक है. अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी, तो अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे डाल सकते हैं फ्लेक्स बिटवीन, स्पेस बिटवीन, इस तरीके से ना कि इन सब में कंटेंट के अंदर एक लाइन एक रो पूरी हो गई. अब दूसरी जो है वो इवनली स्पेस्ड आए, तीसरी वाले जो इवनली स्पेस्ड आए, रोज के लिए स्पेसिफिकली हो गया. ठीक है. ठीक है। अलाइन कंटेंट, स्पेस अराउंड, ये भी हमारे पास हो गया इस तरीके से कि भाई ऊपर से भी थोड़ा, नीचे से, बीच में से भी, सब जगह थोड़ा थोड़ा स्पेस बचेगा. स्ट्रेच भी हम देख चुके हैं कि भैया ये सब कुछ स्ट्रेच हो जाए पूरे ढंग से एकदम वर्टिकल में, सेंटर में हो जाए अलाइन पूरा का पूरा, फ्लेक्स के स्टार्ट में पहुंच जाए, फ्लेक्स के एंड में पहुंच जाए, इस तरीके से. परफेक्ट सेंटरिंग भी हम कर सकते हैं. तीन चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम, दोनों को अगर हम सेंटर कर देंगे तो ये परफेक्टली सेंटर में आ जाएगा. ठीक है. फ्लेक्स आइटम्स, तो इस तरीके से फ्लेक्स की और प्रॉपर्टीज़ हमारे पास. जैसे फ्लेक्स को हमने यहाँ पे एक कंटेनर बना दिया, इसके अंदर फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ को हमने डिफाइन किया है. फिर फ्लेक्स आइटम के अंदर हमने ऑर्डर, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स अलाइन शेल्फ. तो ऑर्डर प्रॉपर्टी हमारे पास होगी किस तरीके से हमें इसको ऑर्डरिंग करनी है. तो यहाँ पे हमने स्टाइल के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि भाई इसका ऑर्डर जो है वो थर्ड नंबर का रहना चाहिए, इसमें ऑर्डर जो है वो सेकंड का रहना चाहिए, इसमें ऑर्डर फोर्थ का रहना चाहिए, इस तरीके से ना. तो इसकी हमने ऑर्डरिंग यहाँ पे मेंशन की है इन सब की. समझ गए. फ्लेक्स ग्रो में हम मेंशन कर रहे हैं कि भाई कौन सा वाला सबसे बड़ा होना चाहिए या फिर सभी इक्वली होने चाहिए. तो फ्लेक्स ग्रो में अगर ठीक आप है। सभी को सेम वैल्यू प्रोवाइड करोगे, जैसे इसमें हमने क्या रखा है कि भाई ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये हमारे पास 8 हो गया. ठीक है. अगर मैं इसको भी एक असाइन कर देता तो सारे के सारे जो हैं वो एक ही साइज़ के हमें देखने को मिलते हैं. दिख रहा है इस ठीक तरीके है। से. अगर आपने किसी को भी ज़्यादा असाइन कर दी तो कितनी ज़्यादा वैल्यू है डिपेंडिंग बड़ा हो अपॉन इट, तो उस जाएगा। हिसाब से वो बड़ा हो जाएगा. ठीक है. मतलब ये रेशियो ठीक के ठीक केस है। में है. टोटल अगर ये 4 है तो 1/4 जो है वो आपको 1/4 जो विड्थ है वो आपको 1 को देनी पड़ेगी. फिर 1/4 जो है वो आपको 2 को देनी पड़ेगी, और 2/4 जो विड्थ है वो आपको 3 को देनी पड़ेगी. इस तरीके से जो है वो रेशियो की फॉर्म में आएगी. ठीक है. ठीक है। फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ मच अ फ्लेक्स आइटम विल श्रिंक रिलेटिव टू इट्स रेस्ट ऑफ द फ्लेक्स. ठीक है. इस तरीके से हमने यहाँ पे दे रखा है फ्लेक्स श्रिंक इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या रखा है कि बाकी कोई भी श्रिंक हो जाए, कितनी भी हम एलिमेंट ऐड करें, ठीक है, सपोज हमने 2-3 एलिमेंट और ऐड कर दिए, जैसे ये देखो यहाँ पे, ठीक है, बाकी कोई भी श्रिंक हो जाए बट इसकी जो श्रिंकनेस है ना वो नहीं होनी चाहिए. ठीक है. ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास, इसमें हमने यहाँ मैंशन किया वो फ्लेक्स श्रिंक इज इक्वल टू 0. फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी कि इनिशियल स्पेसिफाई द इनिशियल लेंथ ऑफ द फ्लेक्स आइटम. ठीक है. इनिशियली कितना रहना चाहिए. फ्लेक्स बेसिक इक्वल टू 200, 3 हमारे पास 200 का रहना चाहिए. ठीक है. इनिशियली फ्लेक्स ग्रो हो गया, फ्लेक्स श्रिंक या फ्लेक्स बेसिस को हम तीनों को शॉर्ट करके इस तरीके से यहाँ पे फ्लेक्स के रूप में लिख सकते हैं. अलाइन हमने यहाँ पे अलाइन सेल्फ लिखा हुआ है, स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ द सिलेक्टेड आइटम, इस तरीके से ना. तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ अलाइन सेल्फ इज इक्वल टू सेंटर. बाकी सब जो है वो इस तरीके से अलाइंड है, और ये हमने सिर्फ सेंटर में अलाइन कर दिया अलाइन सेल्फ. ठीक है. इसको फ्लेक्स स्टार्ट में कर दिया, इसको फ्लेक्स एंड में कर दिया, तो कुछ ऊपर नीचे हमें देखने को मिलेगा ये. ठीक है. इस तरीके से फ्लेक्स रिस्पॉन्सिव, जैसे लैपटॉप वगैरह पे हम मेन्यू देखेंगे तो इस तरीके से दिखना चाहिए, नया बार जो होता है, और जो मोबाइल फ़ोन्स होना चाहिए वो इस तरीके से दिखना चाहिए. तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसको इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरी को यूज़ किया हुआ है. जैसे इनिशियली हमने यहाँ पे हमें इस तरीके से दिख रहा है, अगर हमने इसको बड़ा किया तो हमें ये दोनों यहाँ दिखे. विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरी हमने अलग अलग फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई किया है. जैसे कि फ्लेक्स डायरेक्शन, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया इस केस में. अगर हमारे पास विड्थ जो है वो 800 पिक्सल से कम होती है, मैक्सिमम अगर 800 रहती है, तो उस केस में हमें यहाँ पे फ्लेक्स की डायरेक्शन जो है वो कॉलम दिखानी है. अगर वो हमारे पास ज़्यादा हो जाती है 800 से, तो उस केस में हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास थी फ्लेक्स डायरेक्शन रो की थी हमारे पास, वो दिखानी है हमें. जैसे ये एग्जाम्पल रूप में हो गया. ठीक है। ठीक है. फ्लेक्स रैप वगैरह यूज़ कर सकते हो आप, और थोड़ा इसको बढ़िया करने के लिए ना. ठीक है. ठीक है. तो ये हो गया आपकी CSS कंप्लीट.
तो अगर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है तो इसकी इन्होंने डीप गाइड दे रखी है, ठीक है। व्यू पोर्ट क्या होता है और सब चीज़ें क्या होती हैं, तो वो तुम अब खुद से रीड करोगे। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एडवांस सी एस एस। हमने एडवांस ऑलरेडी सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी बेसिकली वो कंप्लीट कर ली है। अब दिस इज़ जो भी आप ये को वर्क करना है वो इज़ लाइक अ मिक्सचर ऑफ सेवरल प्रॉपर्टीज़ जो कि आप खुद से इसको तुम करोगे, ठीक है। अगर तुम इसमें और डीपली जाना चाहते हो तो वैसे तो तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम ऑलरेडी इसको कर सकते हो, बट अगर तुम्हें थोड़ा और डीपली जाना है तो इस केस में तुम इस गाइड को भी रीड कर सकते हो, ठीक है। टेम्पलेट्स तुम्हें दिख जाएंगे कुछ। अब W3 स्कूल्स वालों ने खुद की एक CSS बना रखी है जो कि ऑलरेडी मेड CSS है, तो तुम वो W3.css के नाम से तुम जाने जाते हो, तो उसको डायरेक्ट जैसे बूटस्ट्रैप है वैसे ही W3 CSS है, इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम करना चाहें तो। ग्रिड के बारे में बता रखा है कि अगर हमें मेन्यू बनाना है, जैसे हेडर हमारा यहाँ होना चाहिए, मेन यहाँ होना चाहिए, राइट यहाँ होना चाहिए, फुटर यहाँ होना चाहिए, इस तरीके से ना, तो वो कैसे बनाओगे वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। फिर कुछ टेम्पलेट्स वगैरह दे रखे हैं यहाँ पे, वो जैसे हो गई एक्सरसाइज होगी, यहाँ पे रेफरेंसेस वगैरह हो गए हमारे पास, ये सब हो गया, ठीक है। कुछ कन्वर्टर्स हैं, कलर्स वगैरह वैल्यूज़ हैं, ओके। तो अब हम कल से बूटस्ट्रैप को एक बार, मतलब बूटस्ट्रैप को भी एक तरह से ओवरव्यू लेंगे कि क्या है बूटस्ट्रैप, कैसे यूज़ करनी है, और फटाफट से उसको यूज़ करके देखेंगे, ठीक है।